दोस्तों सोचो अगर तुम्हारा किसी दिन अचानक डेमन कैसल में पुनर्जन्म हो जाए और तुम्हारी ताकत खुद डेमन लॉर्ड से भी ज्यादा हो, पर तुमने शांति से अपनी उस ताकत को छुपा कर रखा हो। हीरो की पार्टी रोज वहां डेमन लॉर्ड को मारने आती है, पर क्या हो जब तुम्हारा दिल उसी हीरो पार्टी की एक प्यारी सी प्रीस्टेस पर आ जाए। हाँ भाइयों, मेरे साथ बिल्कुल यही कांड हुआ है। मुझे वो लड़की बहुत पसंद है, पर मैं क्या करूं? तो चलो आगे देखते हैं कि मैं क्या करता हूं। क्या मेरा यानी एक डेमन का एक हीरो पार्टी की लड़की से ये लव एंगल सेट हो पाएगा? दोस्तों तो कहानी शुरू होती है जब हमारी हीरो पार्टी के ओपी बंदे सीधा डीमन लॉर्ड के कैसल में एंट्री मारते हैं। वहां उनका सामना होता है एक डीमन से जिसका नाम है यूकी, यानी कि मैंने पूरा बॉस वाली वाइब में उन्हें बोला, आगे जाना है तो पहले मुझे हराना होगा। पार्टी की मेज मकीना ने अपनी छड़ी घुमाई और एक बढ़िया फायरबॉल मेरी तरफ फेंका, लेकिन मैंने उसे ऐसे हवा में उड़ा दिया जैसे दिवाली का कोई फुसकी पटाखा हो और उसकी लो लेवल मैजिक का बढ़िया मजाक उड़ाया। फिर उनका वॉरियर फुल ऑन एक्शन मूवी हीरो बनके मेरी तरफ भागा, पर मैंने उसके अटैक्स ऐसे डॉज किए और उसको एक ऐसी किक मारी कि बेचारा सीधा दूसरे कोने में जा गिरा। इधर प्रीस्टेस सेसिलिया अपनी पावर बूस्ट करने के लिए मंत्र पढ़ रही थी। हीरो युगा ने अपनी होली स्वॉर्ड से उस पर अटैक किया, पर मैंने अपना डार्क मैजिक यूज किया और पूरी पार्टी को जमीन चटा दी। सब बेहोश होने वाले थे कि तभी मेरी नजर सेसिलिया पर पड़ी। भाई, उसकी खूबसूरती देखकर मैं तो फ्रीज ही हो गया। तभी मेरे कुछ चमचे मेरे पीछे प्रकट हो गए। वो मुझे घूरते हुए देखकर सोचने लगे कि बॉस को क्या हो गया। तो मैंने बात घुमाते हुए कहा कि मैं बस आगे की प्लानिंग कर रहा था। फिर मैंने अपने फॉलोअर्स को ऑर्डर दिया कि इन सारे नमूनों को उठाओ और पास के किसी ह्यूमन विलेज में फेंकाओ। अगले पूरे 1 महीने तक इन हीरो लोगों ने मुझे 13 बार हराने की कोशिश की, पर हर बार बेचारे मुंह की खाते। इस बार की हार से एक डीमन को लगने लगा कि ये हीरो किसी काम के नहीं है। डीमन लॉर्ड भी कंफ्यूज थे कि मैंने इन्हें अब तक एलिमिनेट क्यों नहीं किया। मैंने एक कूल बहाना बनाया और बोला कि ये लोग मेरी पावर डिजर्व नहीं करते, इन्हें मारना वेस्ट है। मैंने ये नाटक भी किया कि ये मिशन मैं अपने फॉलोअर्स को दे रहा हूं ताकि वो खुद इसको हैंडल करे। असल में मुझे पता था कि ये हीरो डीमन लॉर्ड को तो निपटा सकते हैं, पर मुझसे आगे बढ़ना उनके बस की बात नहीं थी, क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही ओपी था। मुझे ये भी लग रहा था कि अगली बार मैं इनको छोड़ नहीं पाऊंगा और मुझे इन्हें एलिमिनेट करना ही पड़ेगा। हीरो की पार्टी ने एक बार फिर मुझे चैलेंज किया। युगा और रेवन ने फुल जोर लगाकर मुझ पर हमला किया, पर मैंने उन्हें मक्खी की तरह दूर फेंक दिया। मकीना ने फिर से अपने फायरबॉल्स की बरसात कर दी, पर उसका कोई असर नहीं हुआ। मैंने उन्हें साफ बोल दिया कि तुम लोग मेरे लेवल के नहीं हो, गिव अप कर दो। सेसिलिया ने युगा को एक सॉलिड बफ दिया, जिससे उसने अपनी होली स्वॉर्ड का एक भयंकर अटैक किया, जिससे बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। पर जब धुआं हटा तो भाई आपका यूकी वैसा ही खड़ा था जैसे किसी ने गुदगुदी कर दी हो। मैं इतनी आसानी से हारने वाला थोड़ी था। युगा को समझ आ गया कि इनको मुझे बाईपास करके आगे बढ़ना पड़ेगा, टारगेट तो डीमन लॉर्ड है ना। तब मैंने एक डील ऑफर की और कहा कि सेसिलिया को यहाँ छोड़ दो और तुम लोग आगे जाओ। युगा ने तुरंत मना कर दिया, लेकिन मकीना थोड़ी प्रैक्टिकल हो गई। उसका मानना था कि दुनिया को बचाना सेसिलिया की लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाह रे दोस्ती। सेसिलिया ने भी देवदास स्टाइल में बोला कि तुम लोग जाओ और मुझे छोड़ दो। जैसे ही वो गए उसने मुझ पर अपनी होली रे से अटैक किया, पर मैंने वो भी ब्लॉक कर दिया और बोला कि रुको, मुझे सिर्फ बात करनी है। फिर मैंने एकदम से उसको डेट पर चलने को पूछ लिया। वो सोचने लगी कि ये क्या नई ट्रिक है धोखा देने की, पर उसने नोटिस किया कि मैं काउंटर अटैक नहीं कर रहा। मैंने उसे बोला कि अगर तुमने ना बोला तो फिर मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। मैंने उसको अपनी बोरिंग जिंदगी की स्क्रिप्ट सुनाई कि अगर मैं जीत भी गया तो इस कमरे में जिंदगी भर के लिए फंसा रहूंगा। बाहर तभी निकलता हूं जब इंसानों पर हमला करना हो, जो मुझे एकदम क्रिंज लगता है। उसको विश्वास नहीं हुआ क्योंकि उसके दिमाग में सब डीमन टॉक्सिक थे। फिर मैंने अपना सबसे बड़ा राज खोला कि मैं एक्चुअली दूसरी दुनिया से रीइंकारनेट होकर आया हूं और मेरे अंदर एक नॉर्मल इंसान है। मैं जानता था कि मैं डीमन लॉर्ड को हरा सकता हूं, पर मुझे उस कुर्सी पर बैठकर पका हुआ नहीं रहना था। मैंने उसको बताया कि भले ही हमें मिले हुए सिर्फ 1 महीना हुआ है, पर उससे प्यार होना मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट इवेंट था, जिसके कारण मुझे लगने लगा कि मैं अब जिंदा हूं। उसने मुझे मोटिवेट किया कि मुझे अपनी पावर को किसी बंद कमरे में वेस्ट नहीं करना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। आखिर में डीमन लॉर्ड बेचारा एलिमिनेट हो गया और देश के राजा ने युद्ध समाप्ति की खुशी में 3 दिन की छुट्टी अनाउंस कर दी। फुल पार्टी टाइम। मैंने अपना डीमन वाला सींग हटाया और सीधा पहुंचा कैपिटल के एडवेंचरस गिल्ड में। वहां मैंने अपना नाम एज एन एडवेंचरर रजिस्टर करवा लिया। गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट क्रीमन ने मुझे रैंक F का कार्ड थमा दिया और धमकी दी कि 3 दिन की छुट्टी है, इसको घुमाना मत, नया कार्ड बनाने में मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। मैंने अपना पूरा दिन बस मिशन ग्राइंड करने में लगा दिया, क्योंकि मुझे जल्दी से एक ओपी एडवेंचरर बनकर सेसिलिया के लेवल का बनना था। जब मैं नया मिशन लेने गया तो क्रीमन मुझ पर चिढ़ने लगी, क्योंकि मैं सिर्फ उसी के काउंटर पर जाता था। उसे डाउट था कि कोई F रैंक बंदा 1 हफ्ते में D रैंक कैसे पहुंच गया, पर उसे पता था कि मैं चीट नहीं कर रहा। तभी वहां से सेसिलिया की एंट्री होती है और मैं तो एकदम शॉक। मैंने तुरंत अपना मिशन कैंसिल कर दिया। वो मुझे सीधा अपनी स्पेशल गाड़ी में अपने घर ले गई। वहां के गार्ड्स मुझे उसके साथ देखकर थोड़ा डाउट करने लगे। सेसिलिया ने गार्ड्स को चुप कराते हुए बोला कि ये मेरा दोस्त है, फालतू का सीन क्रिएट मत करो। फिर उसने मुझे अकेले में समझाया कि मुझे गिल्ड छोड़ देना चाहिए।
उसका रीजन ये था कि भले ही डीमन लॉर्ड खत्म हो गया हो, पर बचे हुए डीमन आसानी से शांत नहीं रहेंगे और ह्यूमन कंट्रीज आपस में पावर और इन्फ्लुएंस के लिए लड़ने लगेंगी। उसने बताया कि युगा को इतने मैरिज प्रपोजल आ रहे हैं ताकि देश उसको वेपन की तरह यूज कर सके। उसने मुझे वार्न किया कि अगर मैं रैंक एस पर पहुंचा तो मेरे साथ भी यही गेम खेला जाएगा। उसको डर था कि अगर मैंने गलती से अपनी डीमन पावर यूज कर ली तो सब मेरे दुश्मन बन जाएंगे और गलत लोग मुझे मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैंने बोला कि यार पैसे तो कमाने पड़ेंगे ना जिंदा रहने के लिए। वो बोली कि वो मुझे हायर कर ली थी, पर रैंक एस वाले को सैलरी देने के उसके पास पैसे नहीं थे। बेचारी की प्रॉब्लम जेन्युइन थी। तब मैंने फुल हीरो वाले स्टाइल में बोला कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन मुझसे शादी करना चाहता है, मेरी लाइफ का फोकस सिर्फ तुम हो। ये सुनते ही उसे समझ आ गया कि वो फालतू में इतनी टेंशन ले रही थी और उसने मुझे बोला कि मैं नॉर्मली गिल्ड का काम कर सकता हूँ। तभी सेसिलिया की माँ एक्वा ने एंट्री ली और हमारी रोमांटिक बातचीत में कबाब में हड्डी बन गई। एक्वा ने आते ही गार्ड्स की बदतमीजी के लिए माफी मांगी और अपनी मेट सोफिया को ऑर्डर दिया कि उन गार्ड्स को सबक सिखा कर आओ। मुझे लगा वो सिर्फ डांट पड़ेगी, पर सोफिया सीधा एक्वा से पूछती है कि कितनी हड्डियां तोड़नी है। भाई मेरी तो वहीं पर हालत खराब हो गई। मैं समझ गया ये फैमिली कितनी खतरनाक है। फिर एक्वा ने एक और बम फोड़ा कि सेसिलिया को भी बहुत मैरिज प्रपोजल आए थे और यहां तक कि हीरो युगा ने भी प्रपोजल भेजा था। थोड़ी जलन तो हुई मुझे, पर फिर उसने क्लियर कर दिया कि सेसिलिया ने बिना किसी डाउट के सबको रिजेक्ट कर दिया था। लो भाई, आपके भाई का रास्ता साफ है। एक्वा समझ गई थी कि मैं सिसिलिया पर फिदा हूं, तो बोली कि मैं उससे शादी क्यों नहीं कर लेता। मैंने थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए बताया कि उसने मुझे पहले रिजेक्ट किया था, इसलिए अब मैं एक ओपी एडवेंचरर बनकर खुद को प्रूव करूंगा, तब दोबारा प्रपोज करूंगा। मैंने अपनी पुरानी हरकतों के लिए एक्वा से माफी मांगी, पर उन्होंने हंसकर बोला कि वो सिर्फ मेरा टेस्ट ले रही थी और मैं टॉप मार्क्स से पास हो गया। सासू माँ इम्प्रेस्ड। उसके बाद मैं एक क्वेस्ट पर निकला, जहां अचानक एक मॉन्स्टर ने अपनी लेजर जैसी आंखों से मुझ पर अटैक कर दिया। पर तेरा भाई वैसी डॉट स्पीड रखता है, मैंने कैजुअली उसे चकमा दिया और अपनी लाइटनिंग एबिलिटी से उसे एक झटके में फिनिश कर दिया। अपना लूट कलेक्ट करके निकलने वाला था कि अचानक मुझ पर एक सरप्राइज अटैक हुआ, और ये अटैक किसी और ने नहीं, मेरी ही पुरानी डीमन स्क्वाड ने किया था। मुझे ह्यूमन फॉर्म में देखकर मेरे उन फॉलोअर्स को तो दिमाग ही हैंग हो गया। उनमें से ड्यूक ने आगे आकर पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। एक छोटी फेरी ने नोटिस किया कि ड्यूक मेरी बहुत टेंशन ले रहा है। मैंने उन्हें सच बता दिया कि मैं अब एक ह्यूमन एडवेंचरर हूं और नई लाइफ शुरू कर रहा हूं। ये सुनकर उनके फ्यूज उड़ गए। मैंने उन्हें आज़ाद किया कि अपनी लाइफ मस्त जियो, पर उन्होंने फुल लॉयल्टी दिखाते हुए मेरे साथ ही रहने का डिसाइड किया। असली होमीज। मैंने उन्हें समझाया कि ह्यूमन वर्ल्ड में डिस्गाइज करके रहना पड़ेगा ताकि किसी को शक ना हो, पर उनका कॉन्फिडेंस अलग ही था और उन्होंने तुरंत डिमांड कर दी कि उन्हें उस लड़की से, सिसिलिया से मिलना है जिस पर मैं फिदा हूं। मैं उन्हें सिसिलिया के पास ले गया। वहां गलती से मैंने अपने एक फॉलोअर को थोड़ा रफ हैंडल किया, जिस पर सिसिलिया ने मुझे डांट लगाई और मुझे अपनी हरकत के लिए सॉरी बोलना पड़ा। मैं हैरान था कि ड्यूक सिसिलिया से कितने आराम से बात कर रहा था, क्योंकि पास्ट में वो हमेशा शांत और एंटी सोशल रहता था। ड्यूक ने बताया कि पहले वो मुझे पसंद क्यों नहीं करता था। जब हमारे सुपीरियर्स ह्यूमंस को एलिमिनेट करने का ऑर्डर देते थे तो मैं बस चुपचाप खड़ा रहता था और कुछ नहीं करता था। ड्यूक ने एक बार जबरदस्ती मुझे वहां से निकालने का ट्राई किया था, पर मैंने काउंटर अटैक करके उसे उसके करंट फॉर्म में बदल दिया था। तभी हमने देखा कि चिक और हैप्पी गायब है। ढूंढने पर चिक बेचारा एक्वा की गोद में शांति से सो रहा था। एक्वा ने बताया कि सोफिया हैप्पी को घर ले गई है। हम वहां पहुंचे तो देखा सोफिया ने हैप्पी को मेड का आउटफिट पहनाकर काम पर लगा दिया था। सिसिलिया ने बताया कि ये मेरी दोस्त है, तो सोफिया ने माफी मांगी क्योंकि उसे लगा कोई नई एम्प्लॉय आई है। मैंने हैप्पी को आउटफिट चेंज करने को बोला, पर उसको मेड बनने में ही मजा आ रहा था और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब हम निकलने वाले थे तब एक्वा ने मुझे बताया कि सिसिलिया ने लंबे टाइम से ब्रेक नहीं लिया है, पर वो एक दिन का ऑफ अरेंज करेगी ताकि मैं उसके साथ अकेले डेट पर जा सकूं। अगले दिन मैं सिसिलिया से मिला और उसकी सिंप्लिसिटी देखकर फिदा हो गया। उसने डिस्गाइज के तौर पर एक चश्मा पहना था ताकि पब्लिक उसे हीरो पार्टी की मेंबर समझकर घेर न ले। हम मस्त साथ में घूम रहे थे कि वहां पनौती युगा टपक पड़ा। वो आवाज लगाने ही वाला था, पर मकीना ने उसे रोक लिया ताकि पब्लिक में तमाशा ना बने। सिसिलिया ने उन्हें देख लिया था तो युगा वहां हीरो बनकर आया और बोला कि हम आज घूमने निकले हैं, तुम भी साथ चलो। पर मेरी सिसिलिया ने स्ट्रेट रिजेक्ट किया। मैं युकी के साथ हूं और इसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। युगा थोड़ा डाउट में आया कि क्या हम पहले मिल चुके हैं। मैंने कैजुअली मना कर दिया, पर युगा अपनी इनसिक्योरिटी छिपाने के लिए मुझे जबरदस्ती एक दुकान में ले गया ताकि मैं और सिसिलिया क्लोज ना हो सके। मकीना मेरे पास आई और मुझे डेट के लिए बेस्ट ऑफ लक कहा। वो चाहती थी कि हमारा सेट हो जाए ताकि युगा सिंपिंग बंद कर दे। हालांकि वो मुझे काफी ऑर्डिनरी लेवल का बंदा समझती थी। मैंने सिसिलिया के लिए एक बढ़िया नेकलेस चुना, पर युगा शो ऑफ करने के चक्कर में दुकान का सबसे महंगा नेकलेस लाया और सबके सामने सिसिलिया के बालों में पहनाने लगा। इस ओवर एक्टिंग में उसने गलती से सिसिलिया का चश्मा गिरा दिया। डिस्गाइज फेल। फैंस ने तुरंत उसे पहचान लिया और वहां अनोइंग भीड़ जमा हो गई। सबने इस ब्लंडर के लिए युगा को सुनाई और वहां से भाग निकले, पर मैं उस भीड़ में अकेला फंस गया। सिसिलिया को ढूंढते हुए मेरी टक्कर रेवन से हुई, जो फैंस से काफी फ्रस्ट्रेट हो रही थी। मैंने दिमाग लगाया और पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए चिल्लाया, देखो हीरो युगा वहां है,
और चुपचाप रेवन को एक सुनसान गली में निकाल लाया। गली में रेवन ने मुझे आगे से अच्छे से डिस्गाइज पहनने को कहा। मैं वहां से जाने वाला था कि रेवन ने मुझे रोका और भाई मैं शॉक हो गया। रेवन की आवाज एकदम लड़कियों जैसी थी, मतलब नाइट आर्मर के अंदर लड़की थी, इसलिए वो पब्लिक में इतना चुप रहती थी। रेवन को अजीब लगा कि मैं उसकी आवाज पर हंसा नहीं और कोई कमेंट नहीं किया। मेरी इस डिसेंसी को देखकर उसने तुरंत मुझसे दोस्ती कर ली क्योंकि वो मेरे साथ कंफर्टेबल थी। उधर दूसरी तरफ सिसिलिया की मुलाकात एक रोते हुए छोटे बच्चे से हुई जिसके घुटने में चोट लगी थी। सिसिलिया ने उसे हील तो कर दिया पर बच्चा रास्ता भटकने की वजह से रो रहा था। मैं वहां पहुंचा और थोड़े रूट पर फनी स्टाइल में उस बच्चे को चुप कराया कि उसे उसकी मॉम मिल जाएगी। सिसिलिया ने इस टोन के लिए मुझे डांटा पर बच्चा मेरी इस वाइब पर हंसने लगा और शांत हो गया। फिर वहां युगा बेचैनी से हमें ढूंढता हुआ आया। मकीना ने बोला वापस चलते हैं, पर आखिर में उसने हमें उस बच्चे को उसकी मॉम के पास लौटाते हुए देख लिया। हालांकि मकीना उसे बिना बताए ही वहां से निकल चुकी थी। अगले दिन एक्वा ने मुझे बताया कि कल उस अफरा तफरी में सिसिलिया गिर गई थी और उसे मामूली चोट आई है। मुझे लगा ये मेरी डिस्गाइज ना पहनने की गलती है, पर एक्वा ने क्लियर किया कि असली कल्प्रिट युगा था। युगा उसे उस भीड़ में ड्रैग करके लाया और खुद हीरो बनकर केयर करना चाहता था, पर लॉयल मेट सोफिया ने उसे धक्का देकर वहां से निकाल दिया। फिर सोफिया मुझे अपने रूम में ले गई और इस खराब डेट और टाइम वेस्ट होने के लिए माफी मांगी, पर साथ ही उसने प्रॉमिस किया कि मैं किसी और दिन उसे एक परफेक्ट डेट पर ले जाकर इसकी भरपाई करूंगा। जिसे सुनकर तेरा भाई खुशी से झूम उठा। दोस्तों, तो बात चल रही थी वहां जहां सोफिया मुझे अपने रूम में ले गई। उसने सेसिलिया की डेट खराब होने पर सॉरी बोला। फिर उसने मुझसे कहा कि यूकी, तू एक काम कर, इस डेट की भरपाई करने के लिए उसे दोबारा किसी अच्छी सी डेट पर ले जा। भाई ये सुनकर तेरा यार तो खुशी से उछल पड़ा। खुशी के मारे मैं अपने पुराने फॉर्म में आ गया और एकदम उस डीमन जनरल वाले फॉर्मल स्टाइल में भारी आवाज में बात करने लगा। सोफिया को मेरा ये अतरंगी रूप देखकर ऐसी हंसी आई कि बेचारी को थोड़ी खांसी शुरू हो गई। मुझे लगा यार कहीं मैं सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट तो नहीं कर रहा, तो उसने मुझे प्यार से रूम से निकाल दिया और केयर करने के लिए थैंक्स कहा। मैं निकलने ही वाला था कि रास्ते में रेवन मिल गया। भाई अलग ही टेंशन में लग रहा था। उसने मुझसे पूछा कि एक लड़की है जिसको वो पसंद करता है, पर समझ नहीं आ रहा क्या करे। मैंने उसको सीधा ज्ञान दिया, देख भाई, खुद पे भरोसा रख और बिना डरे अप्रोच कर, जो होगा देखा जाएगा। मेरी एडवाइस सुनकर उसने सोचा कि अब वो अपने दिल की बात बोल ही देगा और वो सीधा सिसिलिया के घर की तरफ निकल पड़ा। मैं तो थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो गया, सोचने लगा कि क्या ये बंदा भी मेरी वाली परी लाइन मार रहा है। पर थोड़ी ही देर बाद रेवन वापस आया और उसका उतरा हुआ चेहरा देखा तो मैं समझ गया कि इसका तगड़ा पोपट हो गया है। वो बहुत ज्यादा उदास था क्योंकि उस लड़की ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। मैं थोड़ा कंफ्यूज था तो मैंने सोफिया से पूछा कि आखिर ये चक्कर क्या है। सोफिया ने बताया कि रेवन तो हैप्पी यानी हमारी परी से मिलने आया था। ओहो, तो इसका दिल हैप्पी पर आया था। मैंने सीधा जाकर हैप्पी से पूछा, पर उसने अलग ही अजीब तरीके से सॉरी बोला और कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि वो अचानक ऐसी अजीब हरकत क्यों कर रही थी। रात को मैं ड्यूक के पास गया इस हैप्पी और रेवन वाले कंफ्यूजन को डिस्कस करने। ड्यूक ने मेरी आंखें खोल दी। उसने बताया कि हैप्पी को किसी इंसान के साथ रिलेशन बनाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि इंसानों ने हमेशा उसकी प्रजाति के लोगों को अपना गुलाम या नौकर बनाने की कोशिश की थी। ड्यूक ने ही हैप्पी को उन शिकारी इंसानों से बचाया है जो उसे पकड़ना चाहते थे। उसके बाद से ही वो डीमन लॉर्ड की आर्मी में शामिल हुई थी। पर वहां मौजूद चिक का लॉजिक अलग ही था। उसके हिसाब से हैप्पी इंसानों से नफरत नहीं करती थी, क्योंकि उसने खुद अपनी मर्जी से ही सोफिया के यहाँ मेड का काम एक्सेप्ट किया था। अगले दिन मैं कुछ काम ढूंढने के लिए गिल्ड गया। वहां मुझे अपना भाई क्राइमन कहीं नहीं दिखा। मैंने रिसेप्शनिस्ट से पूछा तो पता चला कि क्राइमन, जो कि वाइस गिल्ड मास्टर है, फिलहाल हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं थोड़ा पैनिक हो गया और तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गया। वहां क्राइमन से पूछा कि भाई हुआ क्या, तो इसने अपनी सैड स्टोरी सुनाई। इसकी एनिवर्सरी थी और इसे अपनी वाइफ के लिए गिफ्ट सेलेक्ट करने में इतना टाइम लग गया कि ये रात को डिनर पर पहुंचने में बहुत लेट हो गया। इसकी वाइफ को लगा कि ये बंदा एनिवर्सरी ही भूल गया है, और फिर क्या, भाई की अच्छी खासी कुटाई हो गई। मैंने ऑफर दिया, रुको भाई, मैं अपनी पावर से तुम्हें हील कर देता हूँ, पर इसने मना कर दिया। बोला कि वो चाहता है कि उसकी वाइफ ही उसे हील करे, शायद इसी बहाने थोड़ा पैचअप हो जाए। तभी अचानक सोफिया हॉस्पिटल आई। मैं तो शॉक हो गया कि अच्छा, तो ये ही इसकी वाइफ है। पर भाई सोफिया का गुस्सा अभी भी शांत नहीं था। उसने आते ही क्राइमन के सिर पे एक जोरदार लात जमा दी। सोफिया ने बाद में मुझे आने के लिए थैंक्स कहा और बताया कि सिसिलिया अब ठीक हो रही है, पर कुछ मिशंस की वजह से बिजी है। मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि क्या लड़कियों को गिफ्ट देना जरूरी होता है। सोफिया ने बहुत बढ़िया एडवाइस दी कि अगर दिल से कोई छोटी सी चीज भी दो तो सिसिलिया खुशी होगी। फिर मैं गया रेवन के पास। मुझे उन दोनों यानी रेवन और हैप्पी की बैक स्टोरी जाननी थी। रेवन ने बताया कि एक बार उसने देखा था कुछ गुंडे हैप्पी को परेशान कर रहे थे,
तो वो जाकर उनको अच्छी तरह सिखाया कि पंगे किससे नहीं लेने चाहिए। उन गुंडों को जैसे ही पता चला कि ये बंदा हीरो की पार्टी से है, वो डर के भाग गए। जब हैप्पी ने इसे थैंक्स बोला तो इसने अपने कैजुअल स्टाइल में बोला कि वो तो बस अपनी ड्यूटी कर रहा था। जब रेवन ने हैप्पी की रियल स्वीट आवाज़ सुनी तो वो थोड़ा शर्मा गया था, लेकिन उसने फिर भी हैप्पी से कहा कि उसकी आवाज़ कितनी प्यारी और यूनिक है, जिससे हैप्पी को थोड़ा अच्छा फील हुआ। मैंने रेवन को समझाया कि पास्ट में ट्रॉमा और बुरे एक्सपीरियंसेस के कारण हैप्पी को इंसानों, खासकर मर्दों से डील करने में मुश्किल होती है। रेवन को अब समझ आया कि उसकी अचानक फीलिंग सुनकर हैप्पी डर गई होगी। मैंने उसे हौसला दिया कि भाई हिम्मत मत हार, एक बार फिर से अच्छे से ट्राई कर। फिर हम दोनों चल दिए एक दुकान की तरफ। मैंने सिसिलिया के लिए उसकी पसंद का एक बढ़िया सा नेकलेस लिया और रेवन को मनाया कि वो हैप्पी के लिए एक हेयर पिन ले ले ताकि अगली बार वो अच्छे से अप्रोच कर सके। तभी वहां मकाना आ टपकी। उसने पूछा कि हम दोनों दुकान में क्या कर रहे हैं और इतने कंफ्यूज क्यों खड़े हैं। मैंने कैजुअल होकर बोल दिया कि हम गिफ्ट लेने आए हैं, और उसी पल मकाना को समझ आ गया कि रेवन का चक्कर किसी के साथ चल रहा है। रेवन ने तो साफ इनकार कर दिया और टॉपिक बदल दिया, पर उसे शक था कि मैं मकाना को बता दूंगा, क्योंकि पहली बार मैं उसे देखकर हंसा था। फिर मकाना ने हमें अपने साथ एक काम के लिए चलने को बोला। मैं तो कटने की कोशिश कर रहा था, पर रेवन ने मना किया क्योंकि मकाना से बचना आसान नहीं था। तो हम तीनों एक रेस्टोरेंट में जा बैठे। हमने फटाफट खाना स्टार्ट किया ताकि ज़्यादा बात ही ना करनी पड़े। पर जैसे ही मकाना ने बोला कि वो मुझे सिसिलिया के बारे में कुछ बताएगी, क्योंकि उसे पता था मुझे इंटरेस्ट है, मैंने तुरंत अपनी प्लेट साइड रख दी। उसने पूछा कि तुम दोनों का रिलेशन कहाँ तक पहुँचा है। मैंने सच्चाई बता दी कि अभी हम साथ नहीं हैं, और याद दिलाया कि उसे और भी शादी के प्रपोजल आए थे, खासकर उस ओवर स्मार्ट युगा के। मकाना को युगा के रिजेक्ट होने पर बिल्कुल हैरानी नहीं हुई। उसने बताया कि वो हमेशा सिसिलिया को परेशान करता था और दूसरी लड़कियों के बीच इतना पॉपुलर था कि सफ़र में हमेशा हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देता था। फिर मकाना ने रेवन से उस लड़की के बारे में पूछा जिससे वो प्यार करता था, पर रेवन एकदम चुप रहा और राज नहीं खोला। मकाना ने कहा कि अगर उन्हें प्यार के मामले में एडवाइस चाहिए तो वो मुझ पर यानी यूकी पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि मैं इन मामलों में उनसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ। उसके बाद मकाना ने मुझे एक राज की बात बताई। उसने कहा कि पास्ट में उसने कुछ ऐसा किया था जिससे युगा उससे नफरत करने लगा था। उसने बताया कि जब वो डीमन लॉर्ड के महल में थे, हाँ मेरे ही किले में, तो मेरे गार्ड्स ने उन्हें कई बार हराया था और सिचुएशन बहुत ख़राब थी। मैंने ऐसा नाटक किया जैसे मुझे इस बारे में कुछ ना पता हो। उसने आगे बताया कि हर बार हारने के बाद उन्हें पास के गांव में वापस भेज दिया जाता था, और वो गांव वालों से झूठ बोलते थे कि वो और तैयारी करने वापस आए हैं। धीरे धीरे गांव में राशन की कमी होने लगी। तब मकाना ने सबको कन्विंस किया था कि वो सिसिलिया की बलि देकर, यानी उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ें ताकि वो अपना मिशन जारी रख सकें। उसने बताया कि यही कारण था कि युगा आज भी उससे नफरत करता था, और उसे डर था कि मैं भी उससे नाराज होऊंगा क्योंकि उसने मेरी होने वाली गर्लफ्रेंड को इतने बड़े खतरे में डाल दिया था। पर तभी रेवन ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि भाई इसमें सिर्फ मकीना की गलती थोड़ी है, युगा की भी तो गलती थी। उसने उस वक्त कोई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया और चुपचाप सब होने क्यों दिया। मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने इस बारे में कभी सिसिलिया से ओपनली अपने दिल की बात की है। मकीना एकदम ब्लैंक हो गई। मुझे समझ आ गया कि इन नमूनों को खुद नहीं पता है कि सिसिलिया इस सिचुएशन में कंफर्टेबल है या नहीं। खैर, इस हैवी डिस्कशन के बाद मैं और रेवन निकल पड़े हैप्पी से मिलने, पर वहां हमारा सामना ड्यूक से हो गया। ड्यूक ने रेवन को देखा और फुल रोस्टिंग मोड में आके बोला कि एक बार हैप्पी से रिजेक्ट होने के बाद वापस आ गया, वीक बंदे। उसने रेवन से उसके असली इंटेंशंस पूछे, पर बेचारा रेवन इतना नर्वस था कि उसके मुंह से कुछ क्लियर निकल ही नहीं रहा था। ड्यूक ने सीधे एटीट्यूड में बोला कि अगर खुद पर भरोसा नहीं है तो निकल यहां से। मैं अपनी दोस्त हैप्पी को किसी वीक और कंफ्यूज्ड इंसान के हवाले नहीं कर सकता। रेवन और कंफ्यूज हो गया, पर ड्यूक बेचारा कब तक गुस्सा करता। उसने अचानक रेवन को हैप्पी की तरफ धक्का दिया और बोला कि भाई बिना ओवरथिंक किए सीधा अपने दिल की बात बोल दे। और गेस व्हाट, रेवन ने आखिर हिम्मत जुटाई, अपना खरीदा हुआ गिफ्ट हैप्पी को दिया और खुलेआम प्रपोज मार दिया। और सबसे बड़ा शौक, हैप्पी मान भी गई। रेवन की तो खुशी का लेवल ही ओपी हो गया था, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। इधर इनका सेट हो गया और उधर तेरा भाई देवदास बनकर बैठा था। एक पूरा हफ्ता निकल गया था और मैंने अपनी सिसिलिया को नहीं देखा था। पूरी हीरो पार्टी अपने अपने गिल्ड मिशंस में इतना बिजी थी कि मिलने का टाइम ही नहीं निकल रहा था। सब पर अलग अलग प्रेशर था और हमारा बेचारा चिक भी इस दूरी से काफी परेशान था। मैं सोच रहा था कि काश ड्यूक हमारे साथ होता, पर वो भी नाइट्स ज्वाइन करने के बाद अपनी ड्यूटी में फुल बिजी चल रहा था। तभी आयरीन आई और उसने मुझे एक ऐसी न्यूज़ दी जिससे मुझे एक तगड़ा बफ मिल गया। सिसिलिया जल्द ही घर वापस आने वाली है। इसी खुशी में मैं शहर घूम रहा था कि एक एस्ट्रोलॉजर ने मुझे रोककर बोला कि भाई आज तेरा लक एकदम माइनस में है। मैंने सोचा चल बे, अपना लक तो हमेशा मैक्स लेवल रहता है, और उसे इग्नोर करके आगे बढ़ गया। पर भाई उसकी बात तो 100% सच निकली। मैं एक बेकरी में गया, वहां दुकानदार के भाई ने गलती से मेरे ही खरीदे हुए कपकेक पर पैर रख दिया। RIP कपकेक।
फिर एक जायंट आदमी मुझसे टकराया और ऐसे गुस्से से घूरा कि लगा बस अभी पीवीपी मैच शुरू हो जाएगा। रास्ते में पड़े एक ताजे गोबर पर पैर रखते रखते बचा। भाई किस्मत की ऐसी बैंड बजी हुई थी कि पूछो मत। तभी एक बच्चा मुझसे टकराया, उसका खाना गिर गया और वो रोने लगा। मैंने उसे शांत करने के लिए नया खाना खरीद कर दिया। पर क्लेश यहीं खत्म नहीं हुआ। एक चोर ने चुपके से मेरे पैसे चुरा लिए। तेरा भाई तुरंत एक्शन मोड में आया, उसके पीछे भागा और उसको पकड़कर दीवार से दे मारा। पर तभी एंट्री होती है हमारे अंधे लीरो युगा की। उसने आधी पिक्चर देखी और मुझे ही चोर समझ लिया। बिना मेरी बात सुने बंदा मुझ पर ही स्पैम अटैक्स करने लगा। मैं भागते भागते समझाने की कोशिश कर रहा था, पर तभी नाइट्स की फौज ने आकर मुझे घेर लिया और सीधा जेल में डाल दिया। वाह, क्या ग्रैंड एंट्री मारी है जेल में। जेल में ड्यूक मुझसे मिलने आया। उसने बोला टेंशन मत ले, रेवन केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है तेरी इनोसेंस प्रूफ करने के लिए। तभी आइरीन नाम की एक लड़की वहां आई और ड्यूक को ट्रेनिंग पर वापस चलने को बोली। पर ड्यूक को पता था कि मैं इनोसेंट हूं। उसने सीधा जेल की चाबी ली और मुझे वहां से बाहर निकाल लिया। और बताओ क्या, उसने कहा कि युगा खुद मुझसे मिलना चाहता है। मैं गया तो युगा ने अपने किए पर सॉरी बोला और मुझे कॉम्पनसेशन के तौर पर एक दावत पर बुलाया। उसने बताया कि रेवन ने उसे इस बिना सोचे समझे किए गए अटैक के लिए बहुत धोया है। बहुत सही किया। फिर युगा ने नोटिस किया कि मैं एक दिन पहले सिसिलिया के साथ था। बंदा मेरे और सिसिलिया के रिलेशन के बारे में सोचने लगा। मैंने कैजुअली बोल दिया कि हम बस दोस्त हैं। फिर उसने मुझसे ऐसी बात पूछी कि मेरा दिमाग घूम गया। वो मुझसे एडवाइस मांग रहा था कि वो सिसिलिया के क्लोज कैसे जाए। भाई मैं तेरा राइकल हूं और तू मुझी से टिप्स मांग रहा है। मैंने उसे दिमाग लगाकर बोला कि किसी ऐसे इंसान से पूछ जो उसे लंबे टाइम से जानता हो। रेवन ने मकीना का नाम सजेस्ट किया, पर युगा का रोना शुरू हो गया कि मकीना तो सिसिलिया से नफरत करती है क्योंकि सिसिलिया उससे काफी आगे निकल चुकी है। मैंने उसे रियलिटी चेक दिया और बताया कि उस दिन मकीना ने सिसिलिया को वहां अकेला नहीं छोड़ा था। युगा शॉक में था कि मुझे यह सब कैसे पता, जबकि मैं उस टाइम उनके साथ था ही नहीं। उसको क्या पता कि उस टाइम मैं ही उनकी बैंड बजा रहा था। मैंने बताया कि मकीना ने ही मुझे रोते हुए यह सब बताया था और उस डीमन ने ही उन्हें ऑर्डर दिया था सिसिलिया को छोड़ने का। युगा बोला कि मैंने मना किया था, पर मकीना ने ही मुझे फोर्स किया था एक्सेप्ट करने के लिए। भाई इस बंदे की ईगो तो देखो। उसको लग रहा था कि मकीना ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सिसिलिया से नफरत करती है। मैंने उसे समझाया कि वो स्टोरी सुनाते टाइम रो रही थी, उसे बहुत पछतावा था। अभी भी युगा मकीना पर ब्लेम डाल रहा था। मैंने उसे सीधा बोला कि सच्चाई से भागना बंद कर, आखिरी डिसीजन तेरा ही था। तू हीरो है, तुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, अपने दोस्तों पर ब्लेम डालना बंद कर। मैंने उसे समझाया कि मकीना बचपन से उसका साथ दे रही है और उसने उसके साथ ठीक बिहेव नहीं किया है। मैंने उसे एडवाइस दी कि जाकर उससे बात कर और अगर वो गुस्सा हो तो चुपचाप उसकी पनिशमेंट सह ले, क्योंकि अपने लोग ही सुधारने के लिए गुस्सा करते हैं। युगा ने आखिर हिम्मत की मकीना से मिलने की, पर बेचारा अकेले जाने से डर रहा था, तो मुझे और रेवन को बैकअप के लिए ले गया। हमें बाहर छोड़कर भाई सीधा मकीना के रूम में घुस गया और गलती से मकीना वहां कपड़े चेंज कर रही थी। भाई साहब क्या एनिमे क्लीशे सीन था। युगा ने घबराकर बोला कि तू चाहे तो मुझे पीट सकती है, और मकीना ने उसे सच में धोना शुरू कर दिया। उसे लगा कि ये सच में ठरकी बन गया है और उसने युगा की किसी बात पर यकीन नहीं किया। मजा आ गया उसकी पिटाई देखकर। उस कॉमेडी सीन के बाद मैं वापस सिसिलिया के घर की तरफ निकला। रास्ते में वही एस्ट्रोलॉजर दोबारा मिला। बोला भाई तेरा लक अब बदल गया है, फुल ओपी हो गया है। और सच में मुझे वही बेकरी वाली लड़की मिली जिसने मुझे फ्री कपकेक्स का एक पैकेट दिया क्योंकि वो अपने भाई की गलती की भरपाई करना चाहती थी। फिर मुझे वही बच्चा मिला जिसको मैंने खाना दिलाया था। उसके सर्वेंट ने आकर मुझे पर्सनली थैंक्स बोला और ग्रैटिट्यूड के तौर पर मुझे एक्स्ट्रा फूड के पैकेट्स दिए। भाई फ्री का खाना हमेशा ओपी होता है। आखिरकार इतने लंबे इंतजार और बेकार लक के बाद मैं अपनी सिसिलिया से मिल ही गया, पर वहां युगा कबाब में हड्डी बनकर टपक पड़ा और शो ऑफ करते हुए मजाक में मकीना से बोला मुझे मार। मकीना ने चांस का पूरा फायदा उठाया, सच में उसको एक जोरदार धो डाला और बोली भाई हम यहाँ टाइम पास के लिए नहीं आए हैं, फोकस कर। उन दोनों ने सिसिलिया से माफी मांगी उस डीमन कैसल वाले सीन के लिए जहां उन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया था। पर मेरी सिसिलिया का दिल कितना साफ है, वो बोली कि उसे अपनी नहीं उनकी ज्यादा टेंशन थी, क्योंकि बिना हीलर के उस भयंकर लेवल के बॉस से फाइट करना बिल्कुल सुसाइडल था। उसे पता था कि डीमन लॉर्ड को हराने के तुरंत बाद स्टैमिना ड्रेन होने के बावजूद वो सब उसकी हालत देखने भागे थे। उन्होंने फिर भी बार बार माफी मांगी ताकि उनकी खुद की गिल्ट क्लियर हो सके। फिर सिसिलिया ने मेरी तरफ देखा और पूछा सच बता, क्या तूने इन्हें माफी मांगने भेजा था? मैंने कैजुअली एक्सेप्ट कर लिया और बोला कि हमारी आपस में बनती नहीं थी, इसलिए उस मिसकम्युनिकेशन में मेरी भी गलती थी। फिर मैंने उसे वो नेकलेस दिया जो मैंने बड़ी मेहनत से खरीदा था। उसने उस नेकलेस को पहना और प्रॉमिस किया कि वो उसे हमेशा अपने पास रखेगी। भाई ये सुनकर तेरे यार का दिल गार्डन गार्डन हो गया और आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मिशन इम्प्रेस क्रश सक्सेसफुल। अगली सुबह मैं, चिक और सिसिलिया एक नए क्वेस्ट पर निकल पड़े। चिक अपने नए माउंट कुरिश पर बैठकर फुल चौड़ में था, पर मेरा मूड अलग ही ऑफ चल रहा था।
मुझे लगा था सिसिलिया के साथ थोड़ा प्राइवेट टाइम मिलेगा, पर ये दोनों फिर से साथ आ गए। रास्ते में चलते चलते सिसिलिया का स्टैमिना लो हो गया और उसे चक्कर आने लगे। चिक ने तुरंत इन्वेंट्री से एक पोशन निकाला और उसे पिला दिया, जिससे उसका एचपी वापस फुल हो गया। वो खुश थी कि हम उसकी इतनी केयर कर रहे थे। हम एक गांव पहुंचे जहां कुछ डाकुओं ने भयंकर रेड मारी थी। हमने इंजर्ड विलेजर्स को एक एक करके हील करना शुरू किया। मुझे लग रहा था कि इतने खतरनाक अटैक के बाद भी किसी का एचपी 0 नहीं हुआ, ये सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। गांव के चीफ ने सस्पेंस खोलते हुए बताया कि एक अनजान ओवरपावर्ड बंदा अचानक स्पॉन हुआ। उसने अकेले ही डाकुओं को धोया और उन्हें वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। मैं नोटिस कर रहा था कि सिसिलिया कंटिन्यूअस हीलिंग मैजिक यूज करके अपना माना और स्टैमिना पूरी तरह ड्रेन कर चुकी थी। मैंने उसे थोड़ा रेस्ट करने को बोला, पर वो लड़की अपने फर्ज के आगे किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। आखिर में मुझे अपनी मैजिक एबिलिटी यूज करके उसे जबरदस्ती एक स्लीव स्पेल देना पड़ा। जब वो उठी तो थोड़ी गुस्से में थी, पर समझ गई कि अगर रेस्ट नहीं करती तो पक्का फेंट हो जाती। उसने मुझसे प्रॉमिस लिया कि अगली बार ऐसे बिना पूछे स्पेल कास्ट नहीं करूंगा। जब उसे पता चला कि हमने गांव के सभी लोगों को हील कर दिया है, तो उसने सबके सामने मेरी हेल्प के लिए मुझे थैंक्स बोला। भाई, सबके सामने अपनी तारीफ सुनकर मैं इतना ब्लश कर रहा था कि मुंह से एक वर्ड नहीं निकला। तभी गांव का चीफ हमें टिल नाम की एक छोटी लड़की के पास ले गया। बेचारी पैदाइश से ही किसी खतरनाक डीबफ का शिकार थी और कोई हीलर उसका इलाज नहीं कर पा रहा था। चिक ने आगे आकर उसे एक रेयर पोशन दिया, जिससे उसकी कंडीशन तुरंत बेटर होने लगी। टिल खुश होकर बोली कि ये सब उसके गार्जियन रूलर का आशीर्वाद है। पता चला कि ये गार्जियन रूलर गांव के बाहर रखी एक मूर्ति है। टिल ने एक ओपी कहानी सुनाई कि वो डाकुओं की रेड से इसलिए बच गई क्योंकि वो उस मूर्ति के लिए गिफ्ट ले जा रही थी और रास्ते में उसकी आंख लग गई थी। उसने ये भी बताया कि जब वो 7 साल की थी तो कुछ खतरनाक भेड़ियों ने उस पर अटैक किया था, तब उस मूर्ति ने ही उन्हें ढेर करके उसकी जान बचाई थी। वो हमें उस गार्जियन रूलर की मूर्ति दिखाने ले गई, पर भाई वो मूर्ति तो किसी भयंकर मॉन्स्टर जैसी दिख रही थी। अचानक वहां पहुंचते ही टिल को खांसी आने लगी। सिसिलिया ने तुरंत उसे वापस रेस्ट करने को कहा। मैंने ध्यान से उस मूर्ति को देखा और बोला, भाई ये मूर्ति तो मेरे डीमन लॉर्ड वाले कैसल के गार्गोयल जैसी लग रही है। तभी बिना किसी कट सीन के वो मूर्ति अचानक एक्टिव हो गई और बिना किसी वार्निंग के हम पर अटैक कर दिया। बॉस फाइट म्यूजिक ऑन। पर उससे पहले कि मैं कुछ करता, चिक ने फुल स्पीड में उसके सिर पर एक भारी पंच मारा और उसे जमीन पर लॉक कर दिया। चिक उसे फाइनल ब्लो देने ही वाला था कि मैंने उसे रोक दिया। मुझे इस लेवल की रैंडमनेस के पीछे की स्टोरी जाननी थी। गार्गोयल ने अपनी गलती मानी और बोला कि उसे लगा हम उस पर अटैक करने आए हैं। उसने अपनी सैड बैक स्टोरी सुनाई कि उसे एक एंशिएंट टेंपल को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, पर डाकू उसे चुरा लाए थे। गांव वालों को बचाने के लिए उसने डाकुओं पर अटैक किया तो गांव वाले उसे देवता मान बैठे, पर सिर्फ टिल ही उससे मिलने आती थी। बाकी सब उससे डरते थे। उसे बस शांति से अपनी लाइफ जीनी थी। मैंने उसकी फीलिंग्स को समझा, उसे अकेला छोड़ने का डिसाइड किया और उसे डराने के लिए सॉरी बोला। उसके बाद मैंने दिमाग लगाया और चिक को वापस गांव भेज दिया ताकि मैं और सिसिलिया थोड़ा क्वालिटी टाइम बिता सके। आखिरकार मेरी क्रश के साथ अकेले रोमांटिक वॉक का चांस मिल ही गया, पर भाई अंदर से मेरी ऐसी फटी हुई थी कि अब आगे क्या बोलूं। चलते चलते सिसिलिया गलती से एक पेड़ की डाली से टकराकर गिरने वाली थी, पर तेरे भाई की रिफ्लेक्स स्पीड ओपी है। मैंने तुरंत उसे गिरने से पहले कैच कर लिया। हम दोनों एक दूसरे को देखकर ब्लश करने लगे। रोमांस का सीन सेट हो ही रहा था कि इन बेकार डाकुओं को चैन नहीं था। उन्होंने दोबारा गांव पर रेड मार दी। मैंने चिक को कमान दिया और वो अकेले उन डाकुओं की बैंड बजाने लगा। मैं भी बैटल में कूद पड़ा और उनको अपनी लाइटनिंग मैजिक से करंट लगाने लगा। एक कायर डाकू ने पीछे से सिसिलिया पर स्नीक अटैक करने का ट्राई किया, पर मैंने एंड मोमेंट पर उसे ऐसी बिजली का झटका दिया कि वो वहीं ढेर हो गया। पर तभी हमारी नजर उस गार्जियन रूलर वाले टेंपल पर पड़ी। वहां से धुआं उठ रहा था, कुछ तो गड़बड़ थी। मैंने चिक को तुरंत वहां चेक करने भेजा और बाकी बचे डाकुओं को क्लियर करने के लिए एक भयंकर टॉर्नेडो समन किया। हम दोनों भागकर टेंपल पहुंचे, पर वहां का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए। चिक वहां बुरी तरह हारा हुआ जमीन पर पड़ा था। सिसिलिया ने तुरंत उस नए अटैकर को पहचान लिया। वो महल किंगडम का सो कॉल्ड हीरो मिलर था। चिक ने बताया कि ये मिलर उस गार्गोयल पर अटैक कर रहा था जो टिल को प्रोटेक्ट कर रहा था। मिलर ने चिक को गार्गोयल का साइड लेने के चक्कर में हेविली डैमेज कर दिया था। हम भागकर टेंपल पहुंचे, पर वहां का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए। हमारा चिक वहां बुरी तरह हारा हुआ जमीन पर पड़ा था। सेसिलिया ने तुरंत उस नए अटैकर को पहचान लिया। वो कैसल किंगडम का सो कॉल्ड हीरो मिलर था। चिक ने बताया कि ये मिलर उस गार्गोयल पर अटैक कर रहा था जो छोटी टिल को प्रोटेक्ट कर रहा था, पर उस घमंडी मिलर को लगा कि चिक सबसे बड़ा बेवकूफ है जो एक मॉन्स्टर का साइड ले रहा है, और वो बिना किसी रहम के चिक को फिनिश करने ही वाला था। भाई मैं कहाँ चुप रहने वाला था। मैंने आगे बढ़कर मिलर को रोका और उस पर एक हैवी लाइटनिंग अटैक किया। पर ये क्या,
उस हीरो की तलवार ने मेरा मैजिक ऐसे हवा में मिटा दिया जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। सेसिली ने बताया कि ये एक स्पेशल एंटी मैजिक स्वॉर्ड है जिसे इंसानों ने क्राफ्ट किया है और इस मॉन्स्टर मिलर ने ऑलरेडी गार्गोयल का एक हाथ काट दिया था। सेसिलिया ने उसे वार्न किया, अगर तुमने हमारे किंगडम के किसी को भी नुकसान पहुंचाया तो 2 देशों के बीच भयंकर वॉर शुरू हो जाएगी। पर उस एरोगेंट हीरो को इसका कोई डर नहीं था। उसका ये टॉक्सिक एटीट्यूड उसे और भी डेंजरस बना रहा था। मैंने दोबारा अपनी मैक्स पावर से मैजिक अटैक किया, पर मिलर ने फिर से इजीली उस अटैक को नलिफाई कर दिया। वो मेरी तरफ देखकर स्मर्क करने लगा और बोला, बस इतनी ही औकात है तेरी। मिलर को लगा कि मैं कोई थ्रेट नहीं हूं और वो फुल ओवर कॉन्फिडेंस में आकर मुझ पर अटैक करने लगा। पर तभी क्रैक, उसकी ओपी स्वॉर्ड अचानक टूट गई। मैंने उसे मस्त ज्ञान दिया, भाई ये स्वॉर्ड इंसानों ने बनाई है, इसकी मैजिक एब्जॉर्ब करने की एक लिमिट है जो तूने कब की क्रॉस कर दी है। तलवार टूटते ही मैंने उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच जड़ा और उसे हवा में उड़ा दिया। मैंने बोला, तेरा चैप्टर क्लोज। पर अचानक मिलर ने एक जादुई तीर निकाला और सीधा गार्गोयल की तरफ शूट कर दिया। और भाई यहाँ टिल ने कौन सी ओवर ड्रामेटिक एनिमे देखी थी। वो खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए उस तीर के सामने कूद गई। मिलर ने ऊपर से तीरों की बारिश कर दी, पर तेरे भाई की स्पीड ओपी है, मैंने तुरंत हर एक तीर को ब्लॉक कर दिया। लेकिन इस केओस का फायदा उठाकर मिलर वहां से खिसक लिया। अब मेरा दिमाग पूरी तरह सनक चुका था। मैं अपने असली डीमन रूप में ट्रांसफॉर्म हुआ और उस कायर मिलर के पीछे भागा। उसके बचने का कोई चांस नहीं था। मैंने उसे उठाकर जंगल में पटक दिया। मिलर शॉक में था कि डीमन लॉर्ड के एलिमिनेट होने के बाद भी मेरे जैसा ओवर पावर डीमन एग्जिस्ट कैसी करता है। मैं उसे हवा में उड़ा ले गया। वो बेशर्म हंसने लगा और बोला कि उसे तबाही मचाने में बहुत मजा आता है। मैंने सीधा बोला कि तू इस लायक भी नहीं कि मैं तुझे अपने हाथों से फिनिश करूं, और उसे एक झील में फेंककर वहां से दूर कर दिया। अपना काम निपटाकर मैं वापस सेसिलिया के पास लौटा। उसने देखा कि मेरे सिर से थोड़ा रेड लिक्विड बह रहा था, क्योंकि मैंने जबरदस्ती अपने सींग निकाल लिए थे। उसने तुरंत अपनी हीलिंग यूज की और बहुत खुश हुई कि मैं वापस अपने नॉर्मल ह्यूमन रूप में आ गया था। उसके बाद टिल को गार्गोयल के वुंड्स को हील करने की टेंशन होने लगी। उसे पता था कि नॉर्मल हीलिंग मैजिक उस पर काम नहीं करेगा, पर उसे यकीन था कि अगर हम उसे माइनोर्फा ले जाएं तो कुछ इलाज हो सकता है। सेसिलिया ने याद दिलाया कि मॉन्स्टर्स की वहां एंट्री बैन है, पर तेरे भाई के पास एक सॉलिड आइडिया था। मैंने अर्थ मैजिक यूज करके गार्गोयल की शक्ल बदल दी और उसे एक नॉर्मल स्टैचू जैसा बना दिया। अब टिल सेसिलिया के पैलेस में मेड बन गई और अपनी नई लाइफ में सेट होने लगी। मैंने एक्वा आंटी से परमिशन मांगी कि गार्गोयल स्टैचू को भी वहां रख लें ताकि वो हमेशा हमारे पास रह सके। लेकिन मैडम का अलग ही एटीट्यूड था। बोली, भाई ये कितना बदसूरत और डरावना है, इसको तुरंत बाहर निकालो। बेचारी छोटी टिल वहीं रो पड़ी, जिसे देखकर मुझे बड़ा तरस आया। उसके बाद मुझे और सेसिलिया को सीधा राजा डार्ट्स के पास बुलाया गया। ये राजा बंदा एकदम चिल था, कोई फालतू का वीआईपी एटीट्यूड नहीं था इसमें। मैं सोच रहा था कि क्या मैं इससे नॉर्मल दोस्तों की तरह बात कर सकता हूँ, लेकिन उसकी बॉडीगार्ड सिल्विया ने मुझे घूर कर देखा और वार्निंग दी कि महाराज के सामने थोड़ी इज्जत से पेश आना पड़ेगा। राजा ने हमारी बहुत तारीफ की, बोला कि हमने गांव को बचाया है, बताओ क्या इनाम चाहिए। अब कोई नॉर्मल इंसान होता तो ढेर सारा पैसा या कोई ओपी आइटम मांग लेता, लेकिन सेसिलिया मैडम बोलती है, नहीं ये तो मेरी ड्यूटी थी। और मैंने क्या किया, मैंने सीधा बोल दिया, महाराज आप मेरी विश पूरी नहीं कर सकते क्योंकि मुझे सिर्फ सेसिलिया का प्यार चाहिए। भाई राजा तो हंस हंस कर पागल हो गया, और सेसिलिया, उसने वहीं सबके सामने मेरी इतनी भयंकर क्लास लगाई कि पूछो मत। ऊपर से आक्वा ने मुझे सजा सुना दी कि मैं 1 महीने तक सेसिलिया की शक्ल तक नहीं देख सकता। ये तो डायरेक्ट दिल पर अटैक था। थोड़ी देर बाद आक्वा को शायद मुझ पर तरस आ गया, या उसने देखा कि मैं ऑलरेडी डिप्रेशन में जा रहा हूं, तो उसने सजा कम करके 15 दिन कर दी। हैप्पी मुझे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, तभी मेरी नज़र चिक पर पड़ी, जो चुपचाप सोफे पर सैड बैठा था। मैं समझ गया कि वो अभी तक गिल्टी फील कर रहा है, क्योंकि अटैक के टाइम वो टिल और गार्गोयल को बचा नहीं पाया था। हैप्पी मुझे मेरे रूम में ले गया और हमने गार्गोयल का नाम जार रख दिया। टिल ने वही कसम खा ली कि वो हमेशा इसकी प्रोटेक्टर बनेगी। वो उसके लिए सिर्फ एक मूर्ति नहीं था। अब क्योंकि मुझे 15 दिन तक सेसिलिया से मिलने का बैन लग चुका था, जार ने मुझे समझाया कि भाई जब अगली बार मिले तो कुछ ऐसा करना कि मैडम इम्प्रेस हो जाए और ये गलती कवर अप हो जाए। मैं सीधा गिल्ड भागा और क्रेमन से बोला, भाई जितना भी काम है सब मेरे मुंह पे मार दो। मुझे एक सच्चा मर्द बनना था जो सेसिलिया के लायक हो। 15 दिन ऐसे ही निकल गए। सोफिया ने सेसिलिया को बताया कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, जिसे सुनकर फाइनली मैडम के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आई और उन्हें मुझ पर थोड़ा प्राउड फील हुआ। इधर जार अपने असली फॉर्म में वापस आ गया, लेकिन उसकी हालत देखकर मेरे होश उड़ गए। उसका शरीर धीरे धीरे डिके हो रहा था, उसकी बैटरी एकदम लो हो रही थी। उसने मुझसे कहा कि मैं टिल का ख्याल रखूं, क्योंकि वो अभी तक अपनी बीमारी से ठीक नहीं हुई है। मैंने उसे प्रॉमिस किया कि भाई तू टेंशन मत ले, मैं किसी को अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैंने ड्यूक को सारी प्रॉब्लम बताई। ड्यूक ने बोला कि अगर उसको एक मैजिक स्टोन मिल जाए तो वो जार का सिस्टम रीबूट करके उसे ठीक कर सकता है।
सोल्यूशन सुनने में बड़ा इजी लग रहा था, पर प्रॉब्लम ये थी कि ये पत्थर मिलेगा कहाँ। मैं सेसिलिया के पास गया, वो मुझे तिल के पास ले गई जिसकी हालत और भी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। चिक ने बताया कि उनके पास जो दवा है उससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा और वो काफ़ी नहीं है। मैंने पूछा कि और क्या चाहिए, तो पता चला एक ट्वाइलाइट ग्रास नाम की रेयर हर्ब की ज़रूरत है। सेसिलिया ने बताया कि ये घास सिर्फ हाई मैना लेवल एरियाज में मिलती है, यहाँ मिनर्फा में इसका स्पॉन पॉइंट ही नहीं है। मैंने कसम खा ली कि मैं हर हाल में इसको ढूंढ कर लाऊंगा, और सेसिलिया ने भी मेरा साथ देने का डिसाइड कर लिया। मुझे जार का भी ख्याल रखना था। टिल ने पूछा क्या वो ठीक है, तो उसने बोला कि उसे बस आराम करना है। सेसिलिया ने बोला कि मर्चेंट्स गिल्ड में शायद हमारा काम बन जाए। रास्ते में हमें आक्वा मिली, उसने हमें फुल सपोर्ट दिया कि हम आगे बढ़े। वो जानती थी कि हम टिल के लिए कर रहे हैं और उसने हम पर ट्रस्ट दिखाया। लेकिन जब हम गिल्ड पहुंचे तो रिसेप्शनिस्ट ने हमारा मूड खराब कर दिया। ट्वाइलाइट ग्रास और मैजिक स्टोन दोनों आउट ऑफ स्टॉक थे। तभी अपना भाई क्रेमेन एंट्री मारता है और बोलता है कि उसके पास मेरे लिए एक परफेक्ट मिशन है। पहले तो मैंने सोचा मना कर दूं क्योंकि मुझे जल्दी थी, लेकिन जब उसने बताया कि मिशन एक मैजिक स्टोन माइन में एक मॉन्स्टर से निपटने का है और वहीं पर ट्वाइलाइट ग्रास भी मिलती है, तो मैंने तुरंत एक्सेप्ट बटन दबा दिया क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। हम क्रेमेन और सोफिया के साथ माइन के पास वाले गांव में गए। हमने अगले दिन सुबह अटैक करने का प्लान किया क्योंकि रात में मॉन्स्टर्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं और उन्हें एक्स्ट्रा बफ मिल जाता है। क्रेमेन ने हमारी टारगेट ब्रीफिंग दी। हमारा दुश्मन एक रॉक ईटर था जिसने जादुई पत्थर खा खाकर खुद को इतना ओपी बना लिया था कि उस पर नॉर्मल मैजिक अटैक्स का कोई असर नहीं होता था। क्लाइंट की डिमांड थी कि उसकी स्किन बिना किसी डैमेज के वापस लानी है क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव थी, तो हमें उसे बिना डिस्ट्रॉय किए कंट्रोल करना था। ऊपर से सोफिया का अलग ही स्वैग था। मैडम एक मेड की ड्रेस पहनकर फाइट करने आई थी। जब मैंने और सेसिलिया ने पूछा तो बोली कि ये स्पेशल कॉम्बैट सूट उनके हस्बैंड ने स्पेशली बनवाई है क्योंकि उन्हें उनका ये मेड लुक पसंद है। भाई क्या ही बोलूं, इन लोगों के एनिमे वाले लॉजिक का अलग ही मल्टीवर्स चलता है। खैर, हम सीधा रॉक ईटर के सामने पहुंचे। उसने आते ही हम पर बड़े बड़े पत्थर स्पैम करने शुरू कर दिए। मैंने तुरंत सेसिलिया को कवर किया और क्रेमेन ने अपने शिकिगमी का यूज करके उन पत्थरों को हवा में ही ब्लास्ट कर दिया। मैंने मॉन्स्टर पर लाइटनिंग अटैक किया पर 0 डैमेज। क्रेमेन ने चिल्लाकर याद दिलाया कि भाई स्किन डैमेज नहीं करनी है। मैंने अपनी अर्थ एबिलिटी से उसे पकड़ने की कोशिश की और सेसिलिया ने चेन्स से एकदम टाइट कर दी, लेकिन बॉस मॉन्स्टर अपनी ब्रूट स्ट्रेंथ से आराम से छूट गया। फिर क्रेमेन ने बोला कि वो सोफिया को अपने शिकिगमी से कवर करेगा। मैंने आइस मैजिक यूज करके मॉन्स्टर को फिर से फ्रीज किया। सिसिलिया ने उस पर चेन से एकदम टाइट कर दी और सोफिया भाई मैडम ने बिना सोचे समझे सीधा बॉस मॉन्स्टर के मुंह में डाइव मार दी। मॉन्स्टर पागल हो गया और उसने डिस्ट्रैक्शन के लिए अपने छोटे छोटे क्लोन स्पॉन कर दिए। मेरे मैजिक का इन पर घंटा असर नहीं हो रहा था, तो मैंने अपना WWE मोड ऑन किया और नंगे हाथों से मुक्के पेलने शुरू कर दिए। एक क्लोन ने क्रेमेन के हाथ पर डैमेज दे दिया। मैंने चिल्लाया भाई अपनी HP बचाओ और डिफेंस कर, पर यह बंदा अलग ही सिंप निकला। बोलता है मेरी सेफ्टी से ज्यादा मेरा शिकिगामी जरूरी है। भाई गेम थोड़ी चल रहा है यहाँ। इधर वो रॉक ईटर चेन्स तोड़कर फ्री हो गया और सिसिलिया को लगभग क्रश करने ही वाला था कि अचानक उसका सिस्टम हैंग हो गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। सोफिया ने अंदर से उसका हार्डवेयर उड़ा दिया था और अपना मिशन पूरा करके मुंह से बाहर आ गई। ओपी मैडम। हमें सक्सेसफुली ट्वाइलाइट ग्रास मिल गई। क्रेमेन ने बोला कि रात में इस एरिया में ट्रैवल करना सेफ नहीं है, कल सुबह चलेंगे। पर प्यार में अंधा आशिक कहाँ रुकता है। जैसे ही सब सोए मैंने चुपचाप निकलने का प्लान बनाया, पर रास्ते में सिसिलिया खड़ी मिल गई। वो जानती थी कि मैं उड़कर घर जाने वाला हूं और सुबह तक वेट नहीं करूंगा, तो उसने मुझे बिना कुछ कहे चुपचाप वो घास दे दी। मैं फुल स्पीड में उड़कर अपने रूम पहुंचा और तुरंत जार का इलाज किया। उसका बॉडी मेरी आंखों के सामने हील होने लगा। फिर मैं तुरंत टिल की हालत चेक करने भागा। मैंने चिक को उसकी देखभाल के लिए थैंक यू बोला, और सच्ची बताऊं दोस्तों, मैं इतना इमोशनल हो गया था कि मेरी आंखों से आंसू आ गए। टिल भी बहुत खुश थी क्योंकि जार का हाथ ठीक होकर नॉर्मल हो गया था। अगले दिन सिसिलिया और बाकी सब कैरेज में ट्रैवल कर रहे थे। सोफिया और क्रेमेन मुझे देखकर बोले भाई तो इतना ज़ॉम्बीफाइड क्यों लग रहा है। तब सिसिलिया ने उन्हें बताया कि मैंने कितनी मेहनत की है और ठीक से रेस्ट नहीं लिया। और पता है इस एग्जॉस्टेड स्टेट का रिवॉर्ड क्या मिला? मुझे सिसिलिया की गोद में सोने का मौका मिला। भाई जन्नत की फीलिंग थी कसम से। सारी थकान और पेन छू मंतर हो गया। कुछ दिन बाद मैं थोड़ा बोर हो रहा था क्योंकि सिसिलिया अपनी लाइफ में बिजी थी और उसके पास मेरे लिए टाइम नहीं था। तभी मुझे क्रेमेन मिला। कहता है भाई एनिवर्सरी के लिए सोफिया को गिफ्ट देना भूल गया हूं, चल हेल्प कर। फिर बाद में पलटी मार गया कि उसने एक्चुअली गिफ्ट ऑलरेडी ले लिया है। पर मार्केट घूमते हुए मुझे मस्त एजी चुन्नी व्यू स्टाइल के कपड़े दिख गए। मुझे लगा मैं इसमें एकदम बैड एस लगूंगा, तो मैंने वो खरीद लिए। स्पॉइलर अलर्ट, मैं एकदम जोकर लग रहा था। आगे बताऊंगा कैसे।
मैंने क्रैमन से बोला, भाई जो भी हाई लेवल क्वेस्ट है ला कर दे, मुझे और ग्राइंड करना है। हम वापस गिल्ड गए और रिसेप्शनिस्ट ने मुझे सीधा 4 ए रैंक मिशंस खमा दिए। वो मुझे पहचान ही नहीं पाई क्योंकि मैं मास्क और उस क्रिंज एजी आउटफिट में था। एक मिशन में तो मैंने सीधा एक ड्रैगन को डिफीट किया और उसका दिल हार्ट निकाल लाया। मेरी आइडेंटिटी किसी को नहीं पता थी, पर इस अनजान हीरो की रेपुटेशन एकदम रॉकेट की तरह बढ़ने लगी। दूसरी तरफ एनवी नाम का एक चोर अपने गैंग के साथ गार्ड्स को बेहोश करके चोरी करने का प्लान बना रहा था, पर उनका बैड लक के मेरी वहां एंट्री हो गई। एनवी ने अपने बंदों को मुझ पर अटैक करने का ऑर्डर दिया, पर मैंने सीधा लाइटनिंग मैजिक समन किया और 1 सेकंड में सबको जमीन पर लिटा दिया। एनवी ने अपना मैजिक दिखाया, पर मेरे सामने वो एकदम नूब था। बिना पसीना बहाए मैंने उसको ईजिली हरा दिया। तभी रेवन और बाकी नाइट्स वहां आ गए। एक नाइट ने मेरे अजीब कपड़े देखकर सोचा कि मैं ही चोर हूं, पर मैंने उन्हें समझाया कि सीन क्लियर हो चुका है और चोर पकड़े गए हैं। रेवन और ड्यूक मुझे पहचान गए थे, पर उन्होंने भीड़ में मेरा राज नहीं खोला। जैसे ही मैं वहां से निकला, रेवन ने अपने बंदों से कहा कि मुझे जाने दो। बाद में ड्यूक ने मुझे अकेले में पकड़ा और बोला, भाई ये क्या पहन रखा है, थोड़ा तो दिमाग लगा, एकदम कार्टून लग रहा है। मैंने शीशे में देखा और सच्ची में मेरा डिस्गाइज इतना रिडिकुलस था कि मैं खुद पर हंसने लगा। मैं अपना रिवॉर्ड लेने गया तो क्रैमन ने मुझे उस एनवी वाले गैंग का सच बताया। पता चला वो पहले बी रैंक एडवेंचरर्स थे, पर किसी डंजन में उन्हें एक अजीब मैजिक बुक मिल गई जिससे उनका दिमाग खराब हो गया। उनका मास्टर प्लान क्या था पता है? वैलेंटाइंस डे बर्बाद करना और सबकी चॉकलेट चुराना। मतलब सीरियसली, ये कैसा छपरी विलन प्लान है भाई। इधर पैलेस में सिसिलिया और बाकी सब वैलेंटाइंस डे के लिए चॉकलेट बना रहे थे। मकाना ने इतनी चॉकलेट बना दी थी जैसे भंडारा लगाना हो। सिसिलिया अपनी चॉकलेट अनाथ आश्रम और उन सबको देने वाली थी जिन्होंने उसकी हेल्प की थी, पर मकाना ने उसको टीज करते हुए बोला कि एक स्पेशल चॉकलेट किसी स्पेशल इंसान के लिए भी तो होनी चाहिए ना। अगले दिन टिल मेरे रूम में आई और उसने वो चॉकलेट जार को दी जो उसने स्पेसिफिकली उसके लिए बनाई थी, और भाई वो उस पत्थर की मूर्ति को अपने हाथों से खिलाने लगी। मैं वहां खड़ा अपना ऑकवर्ड थोबड़ा लेकर सोच रहा था कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। एक बच्ची और एक गार्गोयल के बीच में मैं थर्ड व्हील बन गया था। मैं गिल्ड गया तो क्रैमन वहां सोफिया की दी हुई चॉकलेट सबको फ्लॉन्ट कर रहा था और मुझे जलाते हुए बोलता है, तुझे तो कोई नहीं पूछेगा, तेरा तो कोई सीन ही नहीं है। दिल से बुरा लगता है भाई। वहां मैंने रेवन और हैप्पी को एक रूम में अकेले देखा। रेवन ने मुझे उन्हें देखते हुए नोटिस कर लिया था और ऑकवर्डनेस से बचने के लिए मैं वहां से तुरंत पतली गली पकड़कर निकल लिया। उसके बाद मैंने देखा कि युगा के आगे लड़कियों की पूरी लाइन लगी है चॉकलेट देने के लिए। वहां बेचारी मकाना भी थी जो नर्वस थी क्योंकि उसकी बनाई हुई चॉकलेट दिखने में किसी डिजास्टर से कम नहीं थी। युगा खुद उसके पास गया और चॉकलेट मांगी। भाई वो चॉकलेट देखकर मेरी आंखें फट गईं कि ये क्या बनाया इसने, पर युगा ने बिना नखरे किए उसको खाया और बोला कि ये टेस्ट में बहुत मस्त है, जिससे वो खुश हो गई। फिर क्या था, बाकी फैन गर्ल्स युगा पर ज़ॉम्बीज की तरह टूट पड़ी। मैं थोड़ा सैड होकर सिसिलिया के घर गया। पता चला मैडम मार्केट गई हैं। वहाँ एक्वा थी, उसने मुझे अपने हिस्से की चॉकलेट दे दी। मैंने थोड़ा एटीट्यूड दिखाया कि मुझे सिर्फ सिसिलिया के हाथ की चॉकलेट चाहिए, पर जब एक्वा ने अपनी चॉकलेट दी तो मैंने चुपचाप रख ली। आखिर मुफ्त का माल कौन छोड़ता है। तभी ड्यूक ने आकर ब्रेकिंग न्यूज दी कि इंडी प्रिजन ब्रेक करके भाग चुकी है, और भाई बाहर का सीन एकदम जीटीए वाला हो रखा था। इंडी और उसका गैंग एक जायंट गोलम पर बैठकर पूरे शहर में तबाही मचा रहे थे, और तुम उनका मोटिव सुनोगे तो हंसी छूट जाएगी। उन्हें लोगों की चॉकलेट चुरानी थी। मतलब सीरियसली, विलन का मोटिव इतना क्रिंज कैसे हो सकता है। युगा भाई ने हीरो बनने की कोशिश की और उन्हें रोकने गया, पर इंडी ने उसे सीधा रिजेक्ट मार दिया। बोली, तू तो वैसे ही चिक मैग्नेट है, हर वक्त तुझे लड़कियों से चॉकलेट मिलती है, तुझे क्या पता हम जैसों का दुख। हम लोग तुरंत वहां पहुंचे तो मैंने सबसे कहा कि पब्लिक को कवर करो, इस गोलम वाली बॉस फाइट को मैं अकेले देखूंगा। मैंने इंडी को समझाया कि भाई चॉकलेट नहीं मिली तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम लोग आतंकवादी बन जाओ, ये कोई लॉजिक नहीं है। इंडी ने मुझे जज करते हुए बोला कि मैं भी उनके जैसा ही एक लूजर हूं, पर जब मैंने पूरी शिद्दत से बताया कि मुझे तो सिर्फ मेरे दोस्त की मम्मी से चॉकलेट मिली है, तो उन्हें लगा कि मैं एकदम नूब हूं और उनके लेवल का नहीं हूं। गोलम ने मुझ पर एक हैवी अटैक किया, पर मेरा भाई अलग ही स्पीड में डॉज कर गया। एक एक करके मैंने बिना डैमेज खाए इंडी के बंदों का सिस्टम हैंग कर दिया और गेम अपने फेवर में कर लिया। इंडी ने मुझ पर फायरबॉल स्पैम किए, पर मैं मक्खन की तरह डॉज करता रहा और मैजिक से काउंटर अटैक करते हुए बोला, जब तक आज रात खत्म होने से पहले मैं अपनी क्रश से चॉकलेट नहीं ले लेता, मैं हार नहीं मानूंगा। इंडी ने ज्ञान दिया कि जो प्यार नहीं करता उसकी चॉकलेट का क्या फायदा। मैंने बोला, भाई अगर देने वाले की फीलिंग सच्ची है तो वही काफी है, बाकी मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। इंडी ने अपने फायर अटैक से मुझे थोड़ा पीछे पुश किया। गोलम अभी भी लोगों की लूट मचा रहा था। रेवन अपना वेपन निकालकर उस गोलम को कूटने जा रहा था, पर मकाना ने उसे रोक लिया कि अचानक बिना सोचे उसको उड़ाया तो पता नहीं क्या एक्सप्लोजन हो।
मैंने सोचा टाइम वेस्ट नहीं करते, मैंने सीधा उस मैजिक बुक को ही जला दिया जो उस गोलम को कंट्रोल कर रही थी। सोर्स कोड डिलीट और गोलम वहीं गायब। इंडी थककर जमीन पर गिरने ही वाली थी कि युगा ने बिल्कुल बॉलीवुड हीरो की तरह उसे कैच कर लिया और वहां सबके होश उड़ गए, क्योंकि इंडी कोई लड़का नहीं बल्कि एक टॉम बॉय लड़की निकली। रिवर्स ट्रैप दोस्तों। इंडी ने बताया कि वो लड़कों जैसी दिखती है, इसलिए लोग उसे इग्नोर करते हैं और कोई उसकी चॉकलेट एक्सेप्ट नहीं करता। पर युगा ने अपना अल्टीमेट रिस्क दिखाते हुए बोला कि अगर फीलिंग सच्ची हो तो वो किसी की भी चॉकलेट खशी से ले लेगा। ये सुनकर इंडी एकदम टमाटर की तरह लाल हो गई। उधर सिसिलिया ने मुझे एक बैग भरकर चॉकलेट दी। मैं खुश हो ही रहा था कि बाकियों ने बोला कि उन्हें भी मैडम से सेम वही बैग मिला है। फ्रेंड जोन वाली फीलिंग आने ही वाली थी कि मैंने नोटिस किया कि मेरे बैग में एक स्पेशल एक्सक्लूसिव केक भी था जो उसने किसी और को नहीं दिया था। बस तुम्हारे भाई के तो दिन बन गए। फिर क्रीमन भाई ने मुझे मर्चेंट गिल्ड का एक नया क्वेस्ट दिया। फ्रेमिल नाम की एक सिटी में उनका माल चोरी हो रहा था और हमें वहां इन्वेस्टिगेशन करनी थी। फ्रेमिल समुद्र के किनारे था तो मेरे दिमाग में तुरंत एक सिसिलिया के साथ रोमांटिक बीच एपिसोड चलने लगा। पर मैडम बिजी थी तो मेरी जगह हैप्पी मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गई। रेवन हैप्पी को देखकर थोड़ा ब्लश कर रहा था और टेंस भी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक सिंपल सी लगने वाली लड़की इतनी डेंजर मिशन पर क्यों आ रही है। मैंने रेवन को समझाया कि भाई इसे हल्के में मत ले, ये मैजिक में एकदम ओपी है। फ्रेमिल पहुंचकर मैं सीधा क्लाइंट से मिलने गया और रेवन और हैप्पी को पोर्ट पर इंटेल जमा करने भेज दिया। उन्होंने एक एनपीसी सेलर से पूछा तो वो बोला कि गार्ड्स के होते हुए भी सामान गायब हो जाता है, जैसे कोई निशान ही ना हो। ऊपर बैठे ऑफिसर्स इन बेचारे सेलर्स पर डाउट कर रहे थे। हैप्पी ने उस सेलर से प्रॉमिस किया कि वो इस केस को एंड तक सॉल्व करके उन्हें बेकसूर साबित करेगी। सेलर बड़ा सरप्राइज हुआ कि बिना प्रूफ के हैप्पी उस पर ट्रस्ट कर रही है, तो उसने भी फुल कोऑपरेशन का वादा कर दिया। जब मैं वापस आया तो रेवन ने बताया कि किसी को चोरी का कुछ याद नहीं है, बस सबको एक सिंगिंग वॉइस सुनाई देती है और फिर उनकी मेमोरी वाइप हो जाती है। रेवन का दिमाग चला और उसने गेस किया कि ये किसी मरमेड यानी जल परी का काम हो सकता है। मरमेड का नाम सुनते ही सेलर्स पैनिक करने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि मरमेड सेलर्स का गेम ओवर कर सकती हैं। पर रेवन ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो उन्हें कुछ नहीं होने देगा। तभी किसी ने बताया कि कुछ सेलर्स को एक केव में सामान छुपाते हुए देखा गया है और वहां एक मरमेड भी मौजूद है। रेवन ने हैप्पी को पीछे रुकने को कहा क्योंकि डीमन से फाइट करना बहुत रिस्की था। उसने हैप्पी को याद दिलाया कि कैसे पास्ट में डीमंस ने एक पूरा गांव तबाह कर दिया था। पर हैप्पी एकदम स्टबर्न निकली और बोली कि वो साथ जाएगी ही जाएगी। हम उस गेव में पहुंचे तो वहां सच में सारा मिसिंग सामान मिल गया। तभी समुद्र से केट नाम की एक मरमेड बाहर आई और उसने अपना एओई स्लीप स्पेल गाना शुरू कर दिया। हम सब ने तुरंत अपने कान बंद कर लिए। तभी हैप्पी ने अपना काउंटर अटैक किया और वो भी गाने लगी। उसकी आवाज ने केट के मैजिक को पूरी तरह कैंसिल कर दिया, बिल्कुल बराबर की टक्कर। केट ने वहां से एस्केप करने की कोशिश की, पर मैंने तुरंत अपना अर्थ मैजिक यूज करके उसे वहीं रूट कर दिया। रेवन ने गुस्से में अपनी तलवार केट पर टान ली। केट बोली कि उसे अपनी लाइफ की परवाह नहीं है, पर इंसानों ने उसकी दोस्त मिसाकी को पकड़ लिया है, उसकी मदद करो। रेवन को लगा ये ट्रैप है और वो झूठ बोल रही है, पर हैप्पी तुरंत आगे आई और केट को प्रोटेक्ट करने लगी। मैंने भी रेवन को समझाया कि भाई पहले केट की पूरी बात तो सुन ले, सीधा जज मत कर। फाइनली रेवन ने अपनी तलवार नीचे रख दी। हैप्पी घुटनों पर गिर पड़ी क्योंकि ये सब देखकर उसे अपना डार्क पास्ट याद आ गया था। मैंने केट से पूछा कि वो हम पर स्लीप स्पेल क्यों यूज कर रही थी। उसने बताया कि एक इंसान ने ही उसे ऐसा करने का ऑर्डर दिया था। वो वैसे भी इंसानों से दूर रहना पसंद करती थी, पर एक दिन एक स्टॉर्म में इंसानों ने उसे और मिसाकी को पकड़ लिया। उन्होंने केट को ब्लैकमेल किया कि अगर वो मिसाकी को जिंदा देखना चाहती है तो उसे उनकी बात माननी पड़ेगी। रेवन अभी भी ट्रस्ट इशू में था और बोल रहा था कि डीमंस पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता, वो धोखेबाज होते हैं। तभी हैप्पी ने आगे बढ़कर रेवन का हाथ पकड़ लिया और प्यार से रिक्वेस्ट की कि प्लीज इस बार उस पर विश्वास करके देखो और एक चांस दो। तो रेवन का गुस्सा ठंडा हुआ। मैंने केट की बात पर भरोसा करके इस नए एंगल से इन्वेस्टिगेशन शुरू की। जब हमने आसपास चेक किया तो कार्गो बॉक्सेस एकदम खाली थे। मतलब उन चोरों ने ये फेक लोकेशन लीक की थी ताकि लोग आएं और केट उन्हें अपने मैजिक से सुला दे। मैंने केट से उनका हाइडआउट पूछा, पर बेचारी को कुछ नहीं पता था। पर रेवन भाई का दिमाग तेज था। उसने प्रेडिक्ट किया कि वो लोग अपना ट्रैप चेक करने जरूर आएंगे। हमने उनका वहीं वेट करके उन्हें धर दबोचने का प्लान बनाया। जैसे ही वो चोर वहां आए, उन्होंने ओवर एक्टिंग शुरू कर दी। अरे तुम ठीक तो हो ना? रेवन ने उनकी एक्टिंग को इग्नोर मारते हुए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा पूछा, तुम ही हो ना वो चोर? वो लोग रेवन की आवाज सुनकर हंसने लगे। बस फिर क्या था, मैंने बिना सोचे उनका सिस्टम हैंग करना शुरू कर दिया। जब उन्हें समझ आया कि वो हमारे सामने एकदम नूब हैं, तो उन्होंने भागने की कोशिश की, पर हैप्पी उनके पीछे पड़ गई और उन्हें भारी डैमेज देकर भागने से रोक लिया। हमने मिसाकी को उनसे रेस्क्यू किया और केट को वापस कर दिया। भाई उनका वो रीयूनियन देखकर एकदम इमोशनल वाली फीलिंग आ गई कसम से। केट ने दिल से हमारी तारीफ की और मिसाकी ने खुश होकर हमारे लिए गाना गाने का ऑफर दिया।
पहले तो हमारी सांसें अटक गईं कि भाई फिर से नींद वाला डीबफ लगेगा क्या, पर केट ने गारंटी दी कि इस बार सब सेफ है। केट और मिसाकी ने एक प्यारा सा गाना शुरू किया। अब हमारी हैप्पी कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो किसी से पीछे रहना एक्सेप्ट ही नहीं करती, तो वो भी उनके साथ गाने लगी। रेवन ने अपना गुस्सा थूक दिया और केट से माफी मांगी क्योंकि उसने उसको गेम ओवर करने का सोच लिया था। और तभी सरप्राइज, केट ने रेवन के गाल पर किस कर दिया। ये देखकर हैप्पी को सॉलिड जेलसी हुई। उसने जल्दी से मुझे साइड में धकेला ताकि वो रेवन के साथ अकेले रह सके, और मेरे देखते ही देखते उसने भी रेवन को किस कर दिया। मैंने लाइव एक्शन तो मिस कर दिया, पर जब मैंने उन दोनों के लाल टमाटर जैसे चेहरे देखे तो मैं समझ गया कि यहाँ क्या रोमांस चल रहा है। इधर टिल मेरे पास सिसिलिया का एक मैसेज लेकर आई और मेरे वहां से निकलते ही उसने जार को गले लगाया और उसको मैगीसाइड दी ताकि उसकी हेल्थ फुल रहे। मैंने अपना पूरा दिन सिसिलिया के साथ बिताया, एकदम क्वालिटी टाइम। पर जब मैं वहां से निकलने के लिए रेडी हुआ तो मेरे दिमाग में घंटी बजी कि क्या मैं सच में खुश हूं। मतलब ऐसे ही टाइम पास चल रहा था बिना किसी प्रोग्रेस के। फिर मैंने ड्यूक से मिलकर अपना एक सॉलिड कांड बताया। दोस्तों, मैं मानता हूं ये थोड़ा क्रीपी था, पर मैंने सिसिलिया को बाय बोलने के बाद अपना इनविजिबिलिटी स्किल यूज किया और उस पर चुपचाप स्पाई करने लगा। भाई, ये कैसा टॉक्सिक स्टॉकर मूव था मेरा, मुझे खुद पे शर्म आ रही है। पर मैंने जो देखा उससे मेरे होश उड़ गए। वो चिक के साथ इतनी हार्डकोर और सीरियस ट्रेनिंग कर रही थी जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे तब रियलाइज हुआ कि मैं जिस लड़की के पीछे इतना लट्टू हूं उसकी रियलिटी तो मैं ठीक से जानता ही नहीं हूं। ड्यूक ने तो सीधा मेरे मुंह पे मुझे रोस्ट कर दिया। बोला, भाई तू अजीब सिंप है, बड़ी बड़ी बातें करता है प्यार की, पर उसके पास जाने का ट्राई तक नहीं करता। ड्यूक ने मुझे डरपोक का टैग दे दिया। बोला, बिना उसको समझे तू लाइफ में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। तभी वहां मकाना आ गई जिसने हमारी सारी बातें चुपचाप सुन ली थी। ड्यूक ने सीधा मकाना को ड्यूटी दी कि वो मेरी हेल्प करे। तभी रेवन भी वहां आ टपका। मकाना ने उसे बोलने को कहा क्योंकि पिछली बार वही बोल रहा था, पर रेवन ने एटीट्यूड दिखाते हुए बोला कि वो बस एक एक्सेप्शनल केस था और वो फालतू में नहीं बोलता। मकाना ने मुझे सिसिलिया के बारे में थोड़ी इन्फो देना शुरू किया क्योंकि वो मेरी पिछली एडवाइस के लिए मुझ पर उधार थी। उसने बताया कि हीरोज पार्टी का अस्तित्व ही सिसिलिया की वजह से था। युगा के पीछे जो पागल फैन गर्ल्स की भीड़ आती थी ना, मकाना और रेवन उन्हें हैंडल ही नहीं कर पाते थे। वो तो सिसिलिया थी जो सबको अपनी समझदारी से शांत करती थी। वो पार्टी का सारा बिहाइंड द सीन्स मैनेजमेंट अकेले देखती थी। मैंने बोला कि भाई तुम लोग अपना काम डिवाइड क्यों नहीं कर लेते थे, बेचारी पर इतना लोड क्यों? तो रेवन ने बताया कि उसने भी मदद की थी, बेसिकली वो उनका कुक था। मकाना ने बताया कि सिसिलिया पर कितनी हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी और मुझे शौक लगा कि युगा एज अ हीरो बेसिकली वहां कुछ करता नहीं था, पर फिर भी वो लोग खुश थे क्योंकि युगा जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता था उससे घूम फिर कर उन्हीं का फायदा हो जाता था। बस किस्मत समझ लो। मकाना मुझे सिसिलिया का ट्रू टाइटल बताने ही वाली थी कि अचानक उसने टॉपिक चेंज किया और मुझे आगे खींच कर ले गई जैसे कुछ छिपाना चाहती हो। फिर रेवन मुझे उस अनाथ आश्रम ले गया जहां सिसिलिया वॉलंटियर करती थी। वहां के बच्चों ने रेवन को होली कोल्ड ब्लड सोर्ड कहकर बुलाया, तो उसने बताया कि इन बच्चों के बीच उसका यही निकनेम है। तभी बच्चे पूछने लगे कि होली मदर कहाँ है, उन्हें उनके हाथ का बनाया हुआ डिजर्ट खाना है। तब मेरा दिमाग क्लिक किया कि ये होली मदर कोई और नहीं, मेरी सिसिलिया ही है। ये उसको वहां का दिया हुआ स्पेशल टाइटल था। वहां से निकलने के बाद रेवन ने मुझे बताया कि लोग उसे कोल्ड ब्लड इसलिए कहते हैं क्योंकि वो फाइट में एकदम चुप रहता है और इमोशंस शो नहीं करता। मैंने सोचा कि सिसिलिया सबकी इतनी हेल्प करती है, फिर उसको अपना ये होली मदर टाइटल सुनना पसंद क्यों नहीं है? रेवन ने ज्ञान देते हुए बोला, भाई तुझे अभी सब कुछ जानने का हक नहीं है, और उसने मुझे सिसिलिया के साथ एक नए क्वेस्ट पर जाने का आइडिया दिया। मैं तो सुनते ही नाचने लगा। मुझे लगा कि अगर मैं उसे उस मिशन में बचाऊंगा तो हीरो बन जाऊंगा और वो डेफिनेटली मुझसे इंप्रेस हो जाएगी। अगले दिन मैं फुल एक्साइटमेंट में सिसिलिया का वेट कर रहा था, पर सरप्राइज, वहां मकाना टपक पड़ी। पता चला रेवन ने उसको भी हमारे साथ मिशन पर भेज दिया। उसने मुझसे मेरा मास्टर प्लान पूछा। मैंने अपना चौड़ा सीना करके बताया कि एक मैंशन में जो अनडेड्स का हाइड आउट है, मैं उन सबको अकेले हराऊंगा ताकि सिसिलिया इंप्रेस हो जाए और मुझे एक ओपी बंदे की तरह देखे। भाई मकाना ने मुझे वहीं जमीन पर ला पटका। बोली, तू एक नंबर का गधा है। उसने याद दिलाया कि सिसिलिया एक प्रीस्टेस है, मतलब अनडेड्स को क्लियर करना उसी का मेन डिपार्टमेंट है। अपना हीरो बनने का सपना वहीं पानी में बह गया। उसने समझाया कि सोलो हीरो बनने के चक्कर में फ्लेक्स मत कर, हमें एक टीम की तरह काम करके उसका ट्रस्ट जीतना चाहिए, तभी बात बनेगी। बात तो उसकी सही थी, पर अपना प्लान एकदम फ्लॉप हो गया था। तभी सिसिलिया और हैप्पी वहां आ गए और हम सब उस मिशन को पूरा करने निकल पड़े। हम उस हॉन्टेड मैंशन के पास पहुंचे। मैं और हैप्पी बिना सोचे समझे सीधा अंदर रश करने वाले थे, बिल्कुल किसी नूब गेमर की तरह। पर मकाना ने हमें प्लान याद दिलाया ताकि हम कोई बेवकूफ़ी ना करें। अंदर घुसते ही सिसिलिया ने अपना मैजिक यूज किया और अनडेड मॉब्स के एक पूरे ग्रुप को एक झटके में क्लियर कर दिया।
मैंने भी थोड़ी बहुत हेल्प करने के लिए अपने वाटर मैजिक से कुछ मॉब्स को पकड़ लिया और फिर सिसिलिया ने बिना कोई पसीना बहाए अपने होली सर्कल स्पेल से उन सब का गेम ओवर कर दिया। हम फाइनली बॉस रूम में पहुंचे जहां अनडेड किंग हमारा वेट कर रहा था, पर उसको स्कैन करने के बाद सिसिलिया बोली कि ये तो पहले वाले बॉसेस के कंपैरिजन में काफी वीक है। सच्ची कहूं तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया क्योंकि मैं एक हार्डकोर बॉस फाइट एक्सपेक्ट कर रहा था। मैंने सोचा थोड़ा ट्रोल ही कर लेते हैं। मैं उस अनडेड किंग की तरफ भागा और स्पीड में उसका क्राउन यानी मुकुट छीन लिया। मैंने उसको रोस्ट करते हुए बोला, भाई बिना इस मुकुट के तू बस एक नॉर्मल सस्ती हड्डी स्केलेटन है, तेरे में कुछ स्पेशल नहीं है। पर मेरी इस बात से बॉस हेविली ट्रिगर हो गया। वो पागलों की तरह अपना मुकुट वापस लेने भागा, जैसे उसके बिना उसकी सारी इज्जत चली जाएगी। हैप्पी और बाकियों को लगा कि मैंने थोड़ी ज्यादा ही बेइज्जती कर दी है और वो किंग मेरी इस बदतमीजी का बदला लेने के लिए फुल एग्रो मोड में आ गया। उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर मुझ पर अपना अल्टीमेट अटैक किया, पर मैंने उसे मक्खन की तरह डॉज किया और एक किक मारकर उसकी तलवार दूर फेंक दी। वेपन जाते ही किंग ने तुरंत हार मान ली। सिसिलिया बड़ी हैरान थी कि आखिर ये एक सिंपल से मुकुट के पीछे इतना पागल क्यों है, जैसे वही उसकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट आइटम हो। किंग ने एक्सप्लेन किया कि ये क्राउन उसके लिए हमेशा से जरूरी रहा है, पर प्रॉब्लम ये है कि खुद उसको भी याद नहीं कि आखिर इससे इतना अटैचमेंट क्यों है। भाई मेमोरी लॉस हो गया पर अपना स्वैग नहीं भूला। सिसिलिया ने एक सेकंड सोचा और बोली, शायद इसलिए क्योंकि जब ये जिंदा था तो एक असली राजा था, तो उसने डिसाइड किया कि वो उसको आफ्टर लाइफ में उस क्राउन के साथ ही भेजेगी ताकि उसकी एक राजा वाली डिग्निटी बनी रहे। भाई जिस शांति और रिस्पेक्ट के साथ उसने सिचुएशन को हैंडल किया ना, मेरा दिल एक बार फिर उस पर आ गया। सिसिलिया ने किंग की आत्मा को शांति दे दी, पर इस हाई लेवल स्पेल में उसकी काफी मैना ड्रेन हो गई और वो पूरी तरह एग्जॉस्ट हो गई। मैंने मकाना और हैप्पी को एरिया स्काउट करने भेज दिया कि कोई और मॉब तो नहीं बचा। मैंने सिसिलिया को अपना कंधा ऑफर किया ताकि वो सहारा ले सके, पर उसके पास ठीक से चलने की भी एनर्जी नहीं थी। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया और उसको सीधा अपने आगे बाहों में उठा लिया। प्रिंसेस कैरी अनलॉक्ड। वो इस सिचुएशन से एकदम शर्म से लाल हो गई थी, पर मैंने उसे तसल्ली दी कि टेंशन मत लो, वापस आते टाइम मैं स्टेल्थ मेंटेन करूंगा और कोई हमें ऐसे नहीं देखेगा। घर वापस आने के बाद मैंने मकाना से अपने परफॉर्मेंस का रिव्यू मांगा, पर उसने बड़ा ही गोलमोल आंसर दिया। उसने मुझे कोई क्लियर रेटिंग नहीं दी, बस इतना बोला कि अपने काम पर फोकस करो और खुद पर इतना प्रेशर मत डालो। अगले दिन सिसिलिया ने मुझे कॉर्नर किया और बोली कि मैं उसे उसके होली मदर वाले टाइटल से ना बुलाऊं। वो समझ गई थी कि मैंने ये नाम अनाथ आश्रम के बच्चों से सुना है। मैंने पूछा कि उसे ये टाइटल पसंद क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे तो लगता है ये उसकी पर्सनालिटी पर एकदम सूट करता है। मैंने उसको मस्का लगाते हुए बोला कि कल सिसिलिया ने उस अनडेड किंग के साथ जो किया वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा पुराने टाइम में डीमन किंग के कैसल में हुआ था, और मेरे लिए तो वो किसी एंजल या सेंट जैसी है। तब उसने मुझे इस टाइटल की रियल क्रिंज हिस्ट्री बताई। पता है ये होली मदर नाम कहां से आया? उसके पार्टी के सो कॉल्ड हीरो यूगा की वजह से। उसने सबके सामने भरी महफिल में सिसिलिया को मामा कहकर बुला दिया था, क्योंकि वो सरप्राइज था कि सिसिलिया अकेले ही सारा काम कैसे हैंडल कर लेती है। मतलब पार्टी लीडर बनने के चक्कर में वो सच में एक सिंगल मॉम बन चुकी थी। इधर जार ने मुझे बोला कि वो काम करके अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, क्योंकि उसने देखा कि टिल उसकी वजह से थक रही है और वो उस पर बर्डन नहीं बनना चाहता था। वेरी गुड कैरेक्टर डेवलपमेंट। मैंने वही अपना पुराना वाला मास्क पहना जो मैंने एनवी वाली फाइट में पहना था, और जार को एडवेंचरर रजिस्टर करवाने गिल्ड ले गया। वहां की रिसेप्शनिस्ट मेरा ये क्रीपी लुक देखकर थोड़ा डर गई, तो उसने तुरंत अपना वीआईपी बंदा क्रैमन वहां बुला लिया। क्रैमन ने फटाक से सारा पेपर वर्क किया और जार को उसका अपना गिल्ड कार्ड दे दिया। मैंने सोचा जार के लिए पहले एक फिजिकल वेपन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसने अपना डार्क मैजिक यूज किया तो सबको उसकी असली आइडेंटिटी पता चल जाएगी। अगले दिन हम गिल्ड वापस गए तो क्रैमन ने बोला कि बिल्डिंग के पीछे एक लड़की मेरा वेट कर रही है। मैं वहां गया तो मेरे होश उड़ गए। वो सिसिलिया थी। मैंने अनजान बनने की एक्टिंग की, पर मैडम ने 1 सेकंड में मेरा पर्दा फाश कर दिया। पता चला सोफिया ने उसको पहले ही मेरे डिस्गाइज के बारे में सब स्निच कर दिया था। मैंने एक्सक्यूज दिया कि ये डिस्गाइज मैंने इसलिए पहना है ताकि जार पर किसी का ध्यान न जाए। उसने बोला वो भी हमारे साथ आएगी, क्योंकि उसे मुझे अकेला छोड़ने में डर लगता था कि मैं कोई कांड ना कर दूं। हमने एकदम नल्ला सा सी रैंक मिशन लिया, एक खोई हुई बिल्ली ढूंढना। क्लाइंट्स मेरे इस डार्क अजीब से लुक से डर रहे थे, तो सिसिलिया ने मुझे बैकग्राउंड में खड़ा कर दिया और खुद उनसे बात करने लगी। जार एकदम ध्यान से उसे देख रहा था ताकि वो लोगों से बात करने की निंजा टेक्निक सीख सके। सिसिलिया ने बिल्ली की पूरी डिटेल्स ले ली। मैंने बोला नॉर्मल लोग ऐसे में आस पड़ोस में पूछते हैं, पर मैं ठहरा ओपी बंदा। मैंने अचानक उस बिल्ली की सेंट ट्रैक की, सीधा छत पर जंप मारी और उस बिल्ली को पकड़ लिया। बिल्ली थोड़ी एग्रो हो रही थी, तो मैंने उस पर स्लीप मैजिक यूज किया और बिना किसी ड्रामे के उसे ओनर को वापस कर दिया। स्पीड रन कंप्लीट। मैंने सोचा अब नेक्स्ट क्वेस्ट पर भागते हैं, पर सिसिलिया ने मुझे डांट लगाई।
बोली भाई अगर तू ही स्पीड रन करके सब क्लियर कर देगा तो जार क्या सीखेगा, उसे भी तो चांस दे। बात तो सही थी। फिर हम हर्ब्स कलेक्ट करने गए, जहां मैंने जार को आरपीजी का गोल्डन रूल सिखाया, उतना ही लूट करो जितनी जरूरत हो, दूसरे प्लेयर्स के लिए भी स्पॉन्स छोड़ दो। इसके बाद एक मिशन था जिन का सफाया करना। मैंने सोचा था मैं बस जार को सपोर्ट करूंगा, पर जैसे ही फाइट शुरू हुई मुझे डर लगने लगा कि किसी को डैमेज ना पड़ जाए, तो मैं पैनिक में आ गया और मैंने एक ही झटके में सारे मॉन्स्टर्स का सिस्टम उड़ा दिया। टास्क फेल्ड सक्सेसफुली। गिल्ड से रिवॉर्ड लेते टाइम जार ने बोला कि वो टिल के लिए मेहनत करता रहेगा, पर उसने हमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की कि अब उसे सोलो क्वेस्ट करने दो ताकि वो सच में अपने दम पर कुछ सीख सके। उसने प्रॉमिस किया कि वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। उसके जाने के बाद मैंने हीरो बनने के चक्कर में सिसिलिया को बोला कि मैं अब एक हाई रैंक मिशन पर जा रहा हूँ। मुझे लगा वो रुकेगी, पर उसने उल्टा ज्वाइन करने को बोल दिया, जिससे मैं थोड़ा नर्वस हो गया। मैंने बहाने मारने शुरू कर दिए। अरे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है, तुम्हारे पास ठीक से गियर भी नहीं है। पर अगले ही सेकंड मैडम ने अपनी इन्वेंट्री से फुल प्रोफेशनल ट्रैवल गियर निकालकर पहन लिया। मेरे मुंह पर ताला लग गया। रास्ते में सिसिलिया ने मुझे मिशन की ओरिजिनल डिफिकल्टी बताई। भाई ये कोई नॉर्मल क्वेस्ट नहीं था। रुइंस के आसपास कोई गांव, सेफ पॉइंट नहीं था। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि हमें वहां इंस्पेक्शन करनी थी, वो भी बिना उस जगह को डैमेज किए। मतलब कि नो हैवी एओई स्पेल्स, डायरेक्ट कॉम्बैट स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी थी और स्टेल्थ मैजिक का यूज करना था। ऊपर से उन रुइंस में घूमने वाले मॉन्स्टर्स एकदम हाई लेवल थे। बेसिकली ये क्वेस्ट अब एक हार्डकोर जीरो डैमेज स्टेल्थ मिशन बन चुका था। तो डायरेक्ट कॉम्बैट तो बिल्कुल अवॉइड करनी थी। रात को हमने अपना कैंप लगाया। नॉर्मल डेज में मैं सिसिलिया के साथ ऐसे अकेले रात बिताने के ख्याल से ही नर्वस हो जाता, पर अभी मैं अपने उस एजी मास्क कैरेक्टर में था, तो मुझे किसी भी हाल में अपना स्वैग मेंटेन करना था। मैंने हमारे चारों तरफ एक ओपी प्रोटेक्टिव बैरियर बनाई और जो सब्जियां मैंने गैदर की थी वो सिसिलिया को दे दी। पर मैडम ने मुझे ऐसी अजीब लुक दी और बोली, भाई पहले ये मास्क उतार, कोई मास्क पहनकर थोड़ी खाता है। और मास्क हटते ही हमारे बीच का वो ऑकवर्ड टेंशन एकदम शांत हो गया। मैंने उसकी कुकिंग स्किल की जमकर तारीफ की। कसम से खाना एकदम टॉप टियर बनाया था उसने। खाना खत्म करने के बाद मैंने सब समेटा और उसे सो जाने को कहा, क्योंकि बेचारी पूरे दिन क्वेस्ट्स कर करके थक चुकी थी। अचानक वो हल्का सा मेरी एक्टिंग कॉपी करने लगी और खुद की तारीफ करने लगी, जिसे देखकर मैं सरप्राइज रह गया और मेरे चेहरे पर एक स्माइल आ गई। सोने से पहले सिसिलिया के दिमाग में पुरानी बातें चलने लगी। उसने बताया कि उसने एक लॉर्ड के एयर का मैरिज प्रपोजल सीधा रिजेक्ट मार दिया था, जो किंग डार्ट्स उसके पास लाया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अभी शादी के झंझट में पड़ने के लिए रेडी नहीं थी। राजा डार्ट्स का मानना था कि एक हाईली इन्फ्लुएंशियल बंदे को रिजेक्ट करने का ये कोई सॉलिड रीजन नहीं है, पर मैडम को इन सब पावर पॉलिटिक्स से कहां फर्क पड़ने वाला था। अगले दिन हम रुइंस पहुंचे। सिसिलिया ने बोला कि वो आगे आगे चलेगी क्योंकि मेरा ऑफेंसिव मैजिक उस एंशिएंट जगह को डैमेज दे सकता है, पर तुम्हारा भाई का पीछे हटने वाला था। मैंने बोला, मैडम मेरे इन्वेंट्री में और भी बहुत स्पेल्स हैं जो तुमने अभी तक नहीं देखे, और मेरी सेंसरी स्किल से मैं मॉन्स्टर्स की लोकेशन आराम से ट्रैक कर सकता हूं, जिससे हम स्पीड रन कर लेंगे। चलते चलते हमारे आगे मॉन्स्टर्स का एक ग्रुप स्पॉन हो गया। मैंने तुरंत अपना इल्यूजन ऑर्ब समन किया उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। मैंने सिसिलिया से कहा कि वो अपनी आंखें बंद करके चले, क्योंकि जो भी उस ऑर्ब को देखेगा उसे अपनी सबसे पसंदीदा चीज दिखाई देगी और डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी। सिसिलिया हंसने लगी और बोली, फिर तो मुझे पक्का सामने एक बड़ा सा केक दिखेगा। पर उसने मेरी बात मानी और ब्लाइंडली मेरे पीछे चलने लगी। हम बिना लड़े आराम से रुइंस के एंड तक पहुंच गए। मैं थोड़ा चिढ़ गया था। मैंने एक्सपेक्ट किया था कोई एपिक बॉस फाइट होगी या मजे आएंगे, पर सिसिलिया ने मेरी बोलती बंद कर दी और बोला, चुपचाप चल, मिशन सक्सेसफुली पूरा हो गया है, और क्या चाहिए। हम गिल्ड वापस आए। सिसिलिया ने क्रीमन को रिपोर्ट सबमिट की और उसने अपना रिवॉर्ड दे दिया। मैंने बोला कि इस सक्सेस पर एक मस्त पार्टी करनी चाहिए, पर मैडम बोली कि पहले अपने ये अजीब कपड़े और मास्क उतार, क्योंकि मैं इसमें एकदम जोकर लग रहा था। हम मेरे रूम में गए तो वहां टिल पहले से खड़ी थी और जार के बारे में पूछ रही थी। अचानक जार की एंट्री हुई और टिल दौड़कर उसके गले लग गई। जार ने उसको समझाया कि उसे अब उसकी सेवा करने के लिए थकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अब एक सर्टिफाइड एडवेंचरर बन चुका है। पर टिल कहाँ मानने वाली थी। बोली कि जार की सेवा करना ही उसकी लाइफ की सबसे बड़ी हैप्पीनेस है और वो उसे कभी नहीं छोड़ेगी। भाई ये अलग ही लेवल का ऑब्सेशन चल रहा था इनका। उनके जाने के बाद मैंने अकेले में शीशे के सामने अपना वो चुन्युब्यू मास्क उतारा और याद किया कि मैंने इस कैरेक्टर में क्या क्या क्रिंज हरकतें की थी। कसम से इतनी शर्म आई कि मैं उस मास्क को हमेशा के लिए कचड़े में फेंकने ही वाला था। पर तभी सिसिलिया ने आकर बोला कि उसको मेरे इस रूप के साथ फिर से काम करना है। बस और क्या, तुम्हारे भाई का मूड बदल गया और मैंने चुपचाप मास्क वापस रख लिया, सिंप फॉर अ रीजन। कुछ दिन बाद मैंने नोटिस किया कि रेवन बड़ा सैड और डिप्रेस्ड घूम रहा था, क्योंकि उसने हैप्पी को काफी टाइम से नहीं देखा था। ड्यूक ने बोला कि उसे इनवाइट करके बाहर ले जा, पर मैंने सजेस्ट किया कि क्यों ना हम सब एक साथ ग्रुप हैंगआउट पर चले। इससे एटमॉस्फेयर थोड़ा कैजुअल रहेगा और ऑकवर्डनेस नहीं होगी। सब अग्री हो गए। मैंने देखा कि ड्यूक आयरीन के साथ चल रहा है, तो मुझे लगा भाई के भी दिल के तार बज गए हैं और इनका कुछ सीन चल रहा है। पर ड्यूक ने आकर क्लियर किया कि वो यहाँ बस रेवन की मॉरल सपोर्ट बनकर आई है।
हम घूमते हुए हीरोज पार्टी के उस स्टैचू के पास पहुंचे जो किंग डार्ट्स ने डीमन किंग की डिफीट को सेलिब्रेट करने के लिए बनवाया था। रेवन को शायद थोड़ा क्रिंज फील हो रहा था, तो उसने हैप्पी को वो स्टैचू ना देखने को बोला, पर हैप्पी ने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे रेवन और उनकी अचीवमेंट्स पर बहुत प्राउड है। हम मस्त चिल कर रहे थे, प्लान एकदम स्मूथ चल रहा था। तभी वहां डेप्यूटी किनेट कमांडर अपने चमचों के साथ टपक पड़ा। उसने पहली बार रेवन की आवाज सुनी तो बड़ा हैरान हो गया और सबके सामने रेवन को मॉक करने लगा कि वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाता। ये बंदा अलग ही टॉक्सिक था। ड्यूक ने तुरंत हीरो एंट्री मारी और उसको वार्न किया कि आज रेवन ऑफ ड्यूटी है तो उसको परेशान न करे। वो लोग ताने मारकर वहां से निकल गए, पर रेवन इन बातों से इतना डीपली हर्ट हुआ कि बिना कुछ बोले वहां से भाग गया। मैं और ड्यूक तुरंत उसको ट्रैक करने निकले। ड्यूक ने मुझे बताया कि उस डेप्यूटी कमांडर की पूरी यूनिट रेवन के खिलाफ है, क्योंकि उन्हें लगता है एक ऐसी लीडर जो ठीक से बोल ना सके उसे कमांडर नहीं होना चाहिए। हमने उसे एक अंधेरी गली में अकेले पाया और वापस चलने को कहा, पर उसका मूड एकदम डाउन था। मैंने पूछा कि भाई मेन प्रॉब्लम क्या है, तो रेवन ने इमोशनल होकर बोला कि आज उसको अपनी वीकनेस का पूरा एहसास हो गया। उसने सच्चाई बताई कि हैप्पी की एक सीक्रेट आइडेंटिटी है जो वो रेवन को बताने से डरती है। रेवन को लगता था कि वो फिजिकली और मेंटली इतना वीक है कि उस सच्चाई को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा, और वो चाह रहा था कि काश उसके अंदर भी मेरे जैसी करेज होती। मैंने उसको रोस्ट करने के बजाय थोड़ा मोटिवेशनल ज्ञान दिया। भाई खुद को इतना अंडर एस्टिमेट मत कर, असली स्ट्रेंथ सिर्फ किसी मॉन्स्टर को हराने में नहीं बल्कि अपनी खुद की फीलिंग्स को ब्रेवली फेस करने में होती है। उसके बाद हम सब बाकियों के पास वापस गए और रेवन ने अचानक भागने के लिए सबसे माफी मांगी। हैप्पी ने बड़ी अंडरस्टैंडिंग दिखाते हुए बोला कि वो समझती है, कोई बात नहीं। हम सब ने मिलकर शॉपिंग करने का प्लान बनाया और रेवन ने हैप्पी को एक पक्का प्रॉमिस किया कि वो खुद को इतना स्ट्रांग बनाएगा कि एक दिन हैप्पी बिना किसी डर के अपना सबसे बड़ा सीक्रेट उसे बता सके। पर ट्विस्ट तो आना ही था। कुछ ही दिन बाद सिसिलिया ने सबको एक टेंशन वाली न्यूज़ दी कि हैप्पी गायब हो गई है। वो अपने पीछे एक नोट छोड़कर गई थी जिसमें लिखा था कि 1 महीने बाद वो हमें फॉरेस्ट में मिलेगी। 1 महीने बाद मैं और मेरी टीम फॉरेस्ट पहुंचे और वहां हमने हैप्पी को देखा। वो फाइनली डिसाइड कर चुकी थी कि अब वो रेवन को अपनी ट्रू आइडेंटिटी बताएगी। ड्यूक ने उसे सीरियस वार्निंग दी कि अगर रेवन ने उसका सच एक्सेप्ट नहीं किया तो हैप्पी सब कुछ खो देगी और ये हमारी टीम को एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल देगा। पर हैप्पी ने प्रॉमिस किया कि उसकी वजह से हमारे ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। हमें समझ गए कि ये मूव उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट था, तो हमने उसको फुल सपोर्ट और मोटिवेशन दिया, जिसके लिए उसने हम सबका शुक्रिया अदा किया। स्टोरी यहाँ से सीधा शिफ्ट होती है रेवन पर, जहां वो एनोइंग डेप्यूटी कमांडर उससे आकर पूछता है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। रेवन का दिमाग घूम गया। उसने सोचा, भाई मैं तेरा सीनियर हूं, थोड़ी तो इज्जत दिखा। रेवन ने अपना अल्फा मेल मोड ऑन किया और सीधा उसके मुंह पे बोला कि वो किसी ऐसे बदतमीज नाइट को डेप्यूटी कमांडर की पोस्ट पर बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेगा। भाई की आवाज और गुस्सा देखकर उस कमांडर और उसके चमचों की हवा टाइट हो गई और उन्होंने तुरंत झुककर माफी मांग ली। स्वैग हो तो ऐसा। 1 महीने बाद मैं सिसिलिया के महल में था और हम हैप्पी के बारे में बात कर रहे थे। जैसे ही मैं वहां से निकला, पीछे से एक्वा ने सिसिलिया को पकड़ लिया। उसने पूछा कि तूने यूकी को अपनी अरेंज मैरिज के बारे में बताया या नहीं। पता चला कि उसका सो कॉल्ड फ्यूचर हस्बैंड माइनरफा में टपक चुका था, पर सिसिलिया ने क्लियर किया कि वो उसे रिजेक्ट करने वाली है और उसने उस बंदे से सिर्फ राजा के प्रेशर में आकर मीटिंग फिक्स की थी। वो नहीं चाहती थी कि मुझे इस बारे में कुछ भी पता चले। एक्वा जैसी स्मार्ट बंदी तुरंत समझ गई कि सिसिलिया के दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है, पर एज यूजुअल सुंदरे मैडम ने साफ डिनाई कर दिया। इधर मैं बाहर निकला तो मुझे रेवन दिखा। भाई ने फुल ड्रामेटिक एंट्री ली, हैप्पी का एक पंख जमीन पर फेंका और मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। हम जंगल में पहुंचे तो ये बंदा अचानक बोलता है कि उसे मेरा गेम ओवर करना पड़ेगा। मुझे लगा कि इस गधे ने हैप्पी को रिजेक्ट कर दिया है और अब मुझ पर फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। मेरा भी पारा हाई हो गया और मैं फुल स्पीड में उस पर चार्ज कर बैठा। मैंने उसको धक्का दिया और अपना अर्थ मैजिक यूज करके उसे ट्रैप करने की कोशिश की, पर उसने इजीली मेरा स्पेल ब्रेक कर दिया। मैंने नोटिस किया कि पिछले कुछ टाइम में उसके स्टैट्स और बफ काफी इंक्रीज हो चुके थे। रेवन ने अपनी तलवार से मुझ पर अटैक किया, पर तुम्हारा भाई भी कम थोड़ी है। मैंने नंगे हाथों से उसका ब्लेड रोक लिया और तुरंत अपने ओपी डीमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। मेरा ये रूप देखते ही रेवन को मेरी ट्रू आइडेंटिटी समझ आ गई। उसके होश उड़ते उससे पहले ही मैंने उसको स्टोन स्टेटस इफेक्ट दे दिया और अपने डार्क मैजिक से उसकी धुलाई शुरू कर दी। मैंने फुल विलन वाली वाइब में बोला कि भाई तेरा यहाँ कोई चांस नहीं है, पर रेवन हार मानने को तैयार नहीं था। बड़ा इमोशनल होकर बोलता है कि मैंने हैप्पी से प्रॉमिस किया है कि जब तूने उसको उसके पंख से पकड़कर उठाया था, उसका बदला हो तुझे पीट कर लेगी। ये सुनते ही मेरा दिमाग क्लिक किया। अच्छा, तो इस बेवकूफ़ी के पीछे हैप्पी का मास्टर प्लान था। मैंने रेवन को छोड़ दिया और चिल्लाया कि छुपने की जरूरत नहीं है, बाहर आ जा। वो एक पेड़ के पीछे छुपी हुई थी। मैंने उसकी अच्छे से क्लास लगाई कि फालतू में मेरे लिए क्यों कलेश खड़ा कर रही है, पर अंदर ही अंदर मैं सोच रहा था कि आखिर रेवन और इसके बीच की स्टोरी कैसे सॉर्ट आउट हुई। फ्लैशबैक टाइम दोस्तों, कुछ घंटे पहले का सीन चल रहा था। ड्यूक ने रेवन को एक अजीब से पेड़ के पास लाकर बोला कि हैप्पी से बात कर। रेवन ने पूछा कि उसे वहां क्यों बुलाया गया है।
हैप्पी ने एकदम शर्माते हुए बताया कि ये जगह उसके लिए बहुत स्पेशल है और वो बहुत लकी फील करती है कि उसकी लाइफ में रेवन जैसा बंदा आया है। उसके बाद हैप्पी ने अपना असली ट्रू फॉर्म दिखाया, वही जिससे वो इतना डरती थी। बोली कि उसे डर था कि रेवन उसकी रियलिटी देखकर उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, पर अपना रेवन एकदम ग्रीन फ्लैग निकला। उसने सीधा हैप्पी को गले लगाया और बोला कि वो उसे कभी रिजेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो उससे प्यार करता है। हैप्पी ने भी कन्फेस कर दिया। पर प्रेजेंट में वापस आते हैं। मुझे अंदर ही अंदर इतनी जलन हो रही थी। इन दोनों को इनका परफेक्ट रोमांटिक एंडिंग मिल गया और मैं यहाँ अभी भी सिंगल घूम रहा था। मैंने सोचा इनकी थोड़ी तो क्लास लेनी बनती है क्योंकि इन्होंने मुझे परेशान किया था। तो मैंने इन दोनों को मैजिक चेन से बांध दिया, उनके चारों तरफ एक ओपी बैरियर लगा दिया ताकि मॉन्स्टर्स उन्हें डैमेज ना करे और उन्हें वहीं जंगल में अकेले रोमांस करने के लिए छोड़कर निकल आया। मैं चिल करते हुए वापस सिसिलिया के महल पहुंचा। मैंने उसे बताया कि मैं थोड़े टाइम के लिए माइनरफा से बाहर जा रहा हूं क्योंकि मुझे यूगा की एक मिशन में हेल्प करनी है। मैं बात ही कर रहा था कि अचानक सिसिलिया वहां टपक पड़े। आते ही सिसिलिया से बोले कि इस यूकी को हमारे हवाले कर दो। सिसिलिया मुझे घूर कर देखने लगी जैसे मैंने ही कोई बड़ा कांड किया हो। मैंने फटाक से सफाई दी कि भाई पंगा इन्होंने पहले शुरू किया था और बिना टाइम वेस्ट किए मैं खिड़की से कूदकर भाग गया। वो दोनों मेरे पीछे पड़े थे पर मैंने देखा कि उनके चेहरे पर अलग ही खुशी थी, तो भागते भागते मैंने उन्हें उनके नए रिलेशनशिप के लिए कंग्रेचुलेट कर दिया। उन्हें भी रियलाइज हो गया कि मेरी वजह से ही वो दोनों इतने क्लोज आ पाए थे, तो उनका गुस्सा ठंडा हो गया। सीन कट। और मैं यूगा को उसकी पागल फैन गर्ल्स की भीड़ से घसीट कर निकाल रहा था। हम दोनों एक कैरेज में बैठकर वहां से फरार हुए। मैंने यूगा को सीधा बोल दिया कि भाई तेरे साथ ट्रैवल करना एक नाइटमेयर है, तू जहां जाता है कलेश लेकर आता है, आज के बाद मैं तेरे साथ किसी मिशन पे नहीं जाऊंगा। दूसरी तरफ सिसिलिया की मेड्स उसको तैयार कर रही थी कि तभी उन्हें पता चला कि उनके यहाँ कोई स्पेशल गेस्ट आया है। वो गेस्ट एक्चुअली मकाना थी, जो सिसिलिया से हीलिंग मैजिक के बारे में कुछ टिप्स लेने आई थी। मकाना ने नोटिस किया कि सिसिलिया ने आज अपने नॉर्मल कैजुअल कपड़े नहीं पहने थे, बल्कि एकदम हैवी चमकीली ड्रेस पहनी थी। सिसिलिया ने आहिस्ता से बताया कि उसकी एक अरेंज्ड मैरिज की मीटिंग है। मकाना का मुंह खुला का खुला रह गया, पर सिसिलिया ने सिचुएशन हैंडल करते हुए बताया कि टेंशन मत लो, वो इस बंदे को पक्का रिजेक्ट करने वाली है, चाहे कुछ भी हो जाए। मकाना ने उस लड़के की डिटेल्स मांगी तो सिसिलिया ने ड्रॉप किया एक बड़ा नाम, सोलेल ग्रेस हार्ट। ये बंदा ड्यूक्सी लुमिनारिया की हीरोज पार्टी का एक एलीट मेंबर था। 3 दिन बाद सिसिलिया और सोलेल की फेस टू फेस मीटिंग हुई। सोलेल काफी चिल और स्मार्ट बंदा निकला। उसने पहले ही बोल दिया कि उसे पता है सिसिलिया मैरिज में इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी लाइन से कई ऑफर्स रिजेक्ट कर चुकी है। उसने एकदम स्मूथ तरीके से बोला कि अब जब तुम्हारी पार्टी ने डीमन किंग का सफाया कर ही दिया है तो हम आराम से बैठकर टी एंजॉय कर सकते हैं। सिसिलिया हम्बल होते हुए बोला कि सच कहूं तो मैंने कुछ खास नहीं किया है, बस यूगा ने बिना वजह सारा क्रेडिट मेरे साथ शेयर कर दिया। सोलेल ने रियलिटी बताई कि यही तो यूगा की खासियत है, वो एक ट्रू हीरो है। उसने रियलिटी बताई कि हर हीरो यूगा जैसा हम्बल नहीं होता, कुछ लोग सिर्फ अपनी ब्रूट स्ट्रेंथ की वजह से हीरो बना दिए जाते हैं। उसने बताया कि बेसिकली हर नेशन ने अपनी एक पर्सनल हीरोज पार्टी बनाई हुई है ताकि वो दूसरे देश पर अपना दबाव बना सके, बेसिकली एक पॉलिटिकल अलायंस। पर सिसिलिया ने क्लियरली बोल दिया कि वो इन सब कमिटमेंट्स के लिए रेडी नहीं है। सोलेल सच में बड़ा अंडरस्टैंडिंग बंदा निकला। उसने एक बार में बात समझ ली और टॉपिक ड्रॉप कर दिया। उसने बताया कि वो माइनरफा में इसलिए रह रहा है ताकि वो इस देश के कल्चर को समझ सके। उसका मानना था कि अगर सभी नेशंस एक दूसरे को ठीक से समझने लगे तो वॉर्स को काफी हद तक रोका जा सकता है। सोलेल ने सिसिलिया से रिक्वेस्ट की कि वो उसे अपने देश के बारे में थोड़ा सिखाए। सिसिलिया की उसकी नीयत साफ लगी तो वो मान गई। इधर हमारा सीन चेंज होता है। मैं और यूगा उस माइनिंग साइट पर पहुंचे थे। वहां के वर्कर्स अजीब ही नशे में थे। बोले साहब खदान में मॉन्स्टर्स तो हैं, पर वो इतने क्यूट हैं कि हम उनका गेम ओवर नहीं कर सकते। यूगा ने तुरंत हीरोइक टोन में वादा कर दिया कि वो बिना उनको हर्ट किए वहां से उन्हें निकाल देगा। पर रियलिटी ये थी कि यूगा भाई के पास जीरो प्लान था। मैं अपना सिर पीट रहा था कि ये कैसा हीरो है जो बिना किसी स्ट्रैट के मिशन एक्सेप्ट कर लेता है। जब हम थोड़ा ब्रेक ले रहे थे तो यूगा ने अचानक मुझसे सिसिलिया की अरेंज्ड मैरिज के बारे में एडवाइस मांगी। मेरा तो वहीं फ्यूज उड़ गया। कौन सी मैरिज? यूगा ने बताया कि उसने खुद सिसिलिया को मना किया था, पर सिसिलिया को राजा के ऑर्डर्स फॉलो करने थे। फिर यूगा ने सोलेल के स्टैट्स लीक कर दिए। बोला सोलेल रेवन जैसा ही एक एलीट स्वॉर्ड मास्टर है। भाई मेरे अंदर की जेलसी का लेवल 100 पर जा चुका था। यूगा मेरी शक्ल देखकर समझ गया कि मैं ट्रिगर हो चुका हूं, तो बोला भाई तू अकेले ही मिशन पूरा कर ले, मैं चला। मैं वहां पागलों की तरह सोच रहा था कि सिसिलिया ने आखिर मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई। मेरा दिमाग इतना खराब हुआ कि मैंने अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया। मैंने तुरंत अपना ओपी डीमन फॉर्म समन किया और फुल स्पीड में आसमान में उड़ गया। उधर माइन पर मकाना की एंट्री हुई, जिसे देखकर यूगा की जान में जान आई क्योंकि उसको खुद पे वैसे भी जीरो भरोसा था कि वो अकेले इस सिचुएशन को हैंडल कर पाएगा। मकाना ने आते ही पूछा कि मैं कहाँ हूँ, तो यूगा ने बताया कि अरेंज्ड मैरिज का सुनते ही तुम्हारा भाई उड़ चुका है। मकाना भी कंफ्यूज थी कि अब मैं कौन सा नया कांड करने वाला हूँ। इधर सिसिलिया सुले को अनाथाश्रम यानी ऑर्फनेज दिखा रही थी। सुले ने बच्चों को मस्त बिस्किट्स बांटे, जिससे बच्चे तुरंत उसके फैन बन गए। एक छोटी बच्ची ने जिद की कि वो उसको अपनी गोद में उठाए। अब सुले ठहरा एकदम स्टिफ और फॉर्मल बंदा, उसे बच्चों को उठाना ही नहीं आता था। सिसिलिया ने उसको गाइड किया और जैसे तैसे उसने बच्ची को उठा लिया।
फिर तो क्या था, सारे बच्चों ने उसको अम्यूजमेंट पार्क का झूला समझ लिया और अपनी बारी का वेट करने लगे। सिसिलिया ने सुले को बच्चों को खुश करने के लिए थैंक्स बोला और पूछा कि क्या उसके देश ल्यूमिनारिया में भी बच्चे ऐसे ही मस्ती करते हैं। सुले ने एकदम सैड एनिमे प्रोटैगनिस्ट वाली बैक स्टोरी ड्रॉप की, बोला कि उसको पता ही नहीं बचपन क्या होता है, क्योंकि वो ग्रेस हार्ट फैमिली का इकलौता हेयर था, तो बचपन से सिर्फ हार्डकोर ट्रेनिंग और पढ़ाई में लगा रहा। उसने आज तक नॉर्मल लोगों से ढंग से बात तक नहीं की थी, पर हीरोज पार्टी में आने के बाद उसे समझ आया कि असली दुनिया क्या है और अब वो सबको प्रोटेक्ट करना चाहता है। तब सिसिलिया ने इनडायरेक्टली मेरे बारे में हिंट देते हुए बोला कि वो एक ऐसे बेहद स्ट्रांग बंदे को जानती है जो जरूरतमंद की हमेशा मदद करता है और वो उसी के साथ रहना चाहती है। एकदम स्मूथ इनडायरेक्ट कन्फेशन था मैडम का। सिसिलिया ने सुले को उसके होटल छोड़ दिया। सुले ने सिटी दिखाने के लिए थैंक्स बोला और कहा कि वो इस देश के बारे में और जानना चाहता है। उस रात सिसिलिया काफी सैड थी, क्योंकि वो ओपनली सुले को रिजेक्ट नहीं कर पाई थी। मेरे बारे में सोचकर उसका चेहरा शर्म से लाल हो रहा था और वो टेंशन में थी कि कहीं मैंने उसमें इंटरेस्ट तो लूज नहीं कर दिया। उधर मैं हवा में माइनरफा की तरफ उड़ रहा था कि अचानक मुझ पर किसी ने एक हैवी मैजिक बीम फायर कर दी। मैं सीधा जमीन पर आकर गिरा। सामने एक मास्क पहने बंदा खड़ा था जो बड़ी हीरो वाली टोन में पूछता है कि क्या तू यहाँ इंसानों का शिकार करने आया है? भाई मैं हीरो हूँ, कोई लो लेवल मॉब नहीं। उसने खुद को ब्लू फ्लेम मॉन्स्टर बताया और अपनी आग की पावर से मुझ पर स्पैम अटैक शुरू कर दिए। मैंने हवा में उड़कर उसको इग्नोर मारने का ट्राई किया कि भाई मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है, पर नाइट्स ने मुझे उस डीमन फॉर्म में देख लिया था और उनकी हवा टाइट हो गई। उन्होंने मुझ पर अपने स्पीयर्स और भाले फेंकने शुरू कर दिए। मजबूरन मुझे वहां से टैक्टिकल रिट्रीट करनी पड़ी। सीन वापस सिसिलिया पर आता है, जहां सोफिया उसको एक वांटेड पोस्टर दिखाती है। सिसिलिया के होश उड़ गए, क्योंकि अथॉरिटी ने मुझे वांटेड क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया था। क्राइमन ने चुपचाप एक मैसेंजर भेजकर मुझे वो पोस्टर दिखाया। तब मुझे समझ आया कि मेरा सिस्टम कितने खतरे में है और पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। अगले दिन नाइट्स फुल मैक्सिमम अलर्ट पर थे। ड्यूक ने सारी सिक्योरिटी टाइट कर रखी थी। जैसे ही गेट खुला और मैं वहां से पास हुआ, सिसिलिया ने दूर से ही स्कैन कर लिया कि मेरी एचपी लो है और मैं इंजर्ड हूं। वो तुरंत भागकर मेरे पास आई और अपना हीलिंग मैजिक यूज करके मुझे फुल हील कर दिया। पर वहां सुले भी खड़ा था और मुझे बड़ा सस्पिशियस नजर से देख रहा था। सिसिलिया ने कवर अप करते हुए बोला कि मैं बस एक नॉर्मल एडवेंचरर हूं जिसकी उसने पहले मदद की थी। तभी सुले ने अचानक वहीं सबके सामने ड्रॉप कर दिया कि वो सिसिलिया से शादी करना चाहता है। सिसिलिया घबराकर मुझे एक्सप्लेन करने की कोशिश करने लगी, पर मेरा दिल वहीं क्रैश हो गया। मैंने सोचा मैं इनके बीच में कबाब की हड्डी बन रहा हूं, तो मैंने माफी मांगी और वहां से चुपचाप निकलने लगा। मैं थोड़ा ही आगे गया था कि अचानक रेवन और ड्यूक ने पीछे से आकर मुझे जकड़ लिया और बोले भाई चुपचाप कोऑपरेट कर। फिर उन्होंने असली प्लॉट ट्विस्ट बताया। पता चला कि वो ब्लू फ्लेम मॉन्स्टर एक्चुअली एक इम्पोस्टर है जिसे पुलिस ढूंढ रही है, क्योंकि वो सारे इजी क्वेस्ट ले लेता है और उनका एकदम कचरा करके रख देता है। पब्लिक उसकी इन लो आईक्यू हरकतों से परेशान थी। क्राइमन ने बोला कि लोग मुझसे कंप्लेन कर रहे हैं क्योंकि हमारा मास्क और लुक एक जैसा था, तो अब मुझे उस फेक कॉपी कैट को पकड़ने में हेल्प करनी पड़ेगी। मैं और रेवन सिटी में पेट्रोल करने लगे ताकि लोगों को क्लियर हो जाए कि मैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला नूब नहीं हूँ। कुछ एनपीसी लोग अभी भी मुझे वो इम्पोस्टर समझ रहे थे, पर मैंने फटाक से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करके अपना नाम क्लियर कर दिया। ब्रेक के टाइम मैंने रेवन से बोला कि काश वो इम्पोस्टर जल्दी मिल जाए ताकि ये कलेश खत्म हो जाए, पर रेवन उस डीमन के बारे में भी टेंशन में था। उसे अच्छे से पता था कि वो डीमन कोई और नहीं, तुम्हारा भाई ही था। मैंने उसको सारी सच्चाई बता दी कि जब मुझे सिसिलिया की अरेंज्ड मैरिज का पता चला तो मुझे गंदा वाला पैनिक अटैक आया था। मुझे लगा मैं उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं हूं, इसलिए उसने मुझे नहीं बताया। और वैसे भी राजा के ऑर्डर के सामने मैं क्या ही उखाड़ लेता। रेवन को मेरी इस नेगेटिव और डरपोक सोच पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, पर मैंने बोला छोड़ो, फिलहाल बस मिशन पर फोकस करते हैं। इधर सिसिलिया मेरी ही टेंशन में डूबी हुई थी, बस मेरे ही बारे में सोचे जा रही थी। उसे डर था कि कहीं मैं उससे दूर तो नहीं हो जाऊंगा। हैप्पी ने उसको रिलैक्स करने की कोशिश की और बोला कि मेरा प्यार उसके लिए इतनी जल्दी कम नहीं होगा, पर सिसिलिया खुद को गिल्टी फील कर रही थी। बोल रही थी कि वो दुनिया की सबसे बुरी लड़की है क्योंकि उसने अनजाने में ही सही मेरा दिल दुखाया था। तभी सोफिया ने आकर ब्रेकिंग न्यूज दी कि वो इम्पोस्टर ब्लू फ्लेम मॉन्स्टर सिटी में वापस आ गया है। हमने देखा कि वो इम्पोस्टर एक बैग चुराने वाले चोर का पीछा कर रहा था। जब उसने बैग रिकवर किया तो अपना नेगेटिव आईक्यू यूज करके उसने पूरे बैग को ही आग लगाकर जला दिया, मतलब आइटम ही डिस्ट्रॉय कर दिया। कैसा गधा है भाई। वो उस चोर की धुलाई करने ही वाला था कि सिसिलिया ने आकर उसको रोक दिया। उसने उसको अच्छी खासी सुनाई कि तू जस्टिस के नाम पर पब्लिक न्यूसेंस क्यों बन रहा है, और सबसे बड़ी बात उसने बोला कि उसकी इन छपरी हरकतों से मेरी यानी यूकी की रेपुटेशन खराब हो रही है। मेरी तभी हीरो वाली धमाकेदार एंट्री हुई और मैंने सिसिलिया को मुझे डिफेंड करने के लिए थैंक्स बोला, ये सोचते हुए कि मैं उसके लिए स्पेशल नहीं हूँ। पर उसने तुरंत मुझे टोकते हुए बोला कि मैं उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट हूँ ये मैं अभी भी नहीं समझ पाया हूँ। फिर जब इम्पोस्टर का मास्क हटा तो गैस करो कौन निकला? सुले। वो मुझे और सिसिलिया को एक साथ देखकर अजीब सा शॉक था। वो सिसिलिया को ऑलरेडी अपना पार्टनर मान चुका था और उसने सोच लिया था कि मुझे हराकर ही वो खुद को सुपीरियर प्रूव करेगा। हम क्राउड से निकलकर एक छत पर गए और वहां हमारी पीवीपी बॉस फाइट शुरू हो गई। फाइट के बीच मैंने उससे पूछा कि भाई तू मेरी ये सस्ती कॉपी क्यों बन के घूम रहा है?
सुले ने अपना क्रिंज मोटिव बताते हुए बोला कि ये उसका ड्रीम था, वो मेरे जैसा दिखना चाहता था ताकि वो मुझे पीछे छोड़ सके। उसको लगता था मैं मास्क इसलिए पहनता हूँ ताकि मैं कूल दिखूं और लोग मुझे पूजें। मैंने उसको रियलिटी चेक देते हुए समझाया कि भाई मैं ये मास्क इसलिए पहनता हूँ क्योंकि मैं इसमें सिंपली कंफर्टेबल फील करता हूँ, और उसको फाइनल रोस्टिंग ज्ञान दिया कि हर इंसान को अपनी खुद की क्वेस्ट करनी चाहिए, किसी और की कॉपी पेस्ट बनने से कोई फायदा नहीं होता। हम दोनों फाइनल शोडाउन के लिए रेडी थे, पर तभी वहां सिसिलिया ने राइट टाइम पर एंट्री मारी और हमारा एग्रो शांत करने लगी। सोलह अपना रोना रोने लगा कि उसे बस वैलिडेशन चाहिए थी, क्योंकि लाइफ में किसी ने उसके एफर्ट्स को भाव नहीं दिया। सबको लगता था कि ये तो उसका डिफॉल्ट काम है। सिसिलिया ने उसको रियलिटी चेक दिया कि उसे अपनी ओपी स्ट्रेंथ पहले अपने खुद के लिए यूज करनी चाहिए, तभी लोगों का फायदा होगा, बिना किसी को फालतू में कुछ प्रूव किए। तभी क्रेमन भाई ने आकर सीन रूइन कर दिया और चिल्लाया कि मॉन्स्टर को पकड़ो। उधर सोलेई की एचपी रेड जोन में थी और वो थकने लगा था। मैंने एक फेक अटैक का नाटक किया, पर एक्चुअली मैं उसको एस्केप करने का चांस दे रहा था। मैंने डिस्ट्रैक्शन के लिए फायरवर्क्स फोड़े और स्टेल्थ मोड ऑन करके सिसिलिया के साथ वहां से रूफ पर जंप मार ली। हम बेल टावर पर लैंड हुए और सिसिलिया फ्लैशबैक में चली गई जब उसने मुझे पहली बार देखा था। उसको याद आया कि कैसे उस टाइम मेरा लगभग गेम ओवर होने वाला था और मुझे लाइफ में जीरो इंटरेस्ट था, पर अब मैं हर मोमेंट पूरी वाइब के साथ एंजॉय करना चाहता था। उसने इमोशन के साथ बोला कि मैंने उसकी लाइफ के साथ साथ और भी कई लोगों का सर्वर बचा लिया है। मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था कि अगर वो मुझे उस लेवल का प्यार नहीं भी करती, तब भी उसका खुश रहना मेरे लिए ओपी रिवॉर्ड है। फिर भी मैंने हिम्मत करके उसको एक और डेट पर चलने को पूछा। उसने मुझे थोड़ा वेट करने को कहा, क्योंकि उसे पहले उस अरेंज्ड मैरिज वाले प्रपोजल को रिजेक्ट मारना था, और मुझे अगले दिन मिलने को बोला। फिर वो सोलेई से मिली और उस बेचारे को पहले ही सब समझ आ चुका था। सोलेई ने उसको मेरे साथ एक हैप्पी लाइफ की विश दी, और उसी सेकंड सिसिलिया का दिमाग क्लिप किया कि यही वो नकली मॉन्स्टर है जिसे हम ढूंढ रहे थे। अगले दिन मैं सिसिलिया से मिला, और भाई वो मोमेंट मेरे लिए बहुत कंफर्टिंग था। मैं चाहता था कि टाइम वहीं फ्रीज हो जाए, पर मुझे पता था कि सिर्फ सपने देखने से क्वेस्ट क्लियर नहीं होती। तो मैंने एक आखिरी बार दोबारा हिम्मत जुटाकर अपने सारे स्टैट्स इकट्ठे किए और उसके सामने ऑनेस्टली अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी। उसने मुझे देखा, स्माइल की और फाइनली बोल दिया कि वो भी मुझसे प्यार करती है और उसको अब अपनी फीलिंग्स अच्छे से समझ आ गई हैं। मिशन पास्ट। और दोस्तों, इसी मस्त कन्फेशन के साथ हमारी ये कहानी यहाँ एंड होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर इसका सेकंड सीजन चाहिए तो कमेंट्स में बताओ। वीडियो क्लोज करने से पहले लाइक बटन को हिट करना मत भूलना। नए एनिमे एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो। अपनी रिव्यूज कमेंट्स में लिखो। मिलूंगा आपसे नए एपिसोड में। गुड बाय।